हैं या कलेक्शन बोल देते हैं, तो उसमें आपको ये 2-3 मशीनें चाहिए होंगी। एक तो आप अपनी हार्वेस्टिंग एसएनएस वाली कंबाइन से करिए, जो कि आप अभी कर ही रहे हैं। उसके अलावा आपको एक रेकर चाहिए होगा जो उसकी ढेरियाँ बनाएगा, और एक बेलर चाहिए होगा जो उसकी बेल बनाएगा। तो इस प्रक्रिया में लागत कम है, और इसकी जो बेल बनेगी वो आप जाकर पैलेट निर्माता को बेच सकते हैं, तो वो आपसे एक तय रेट पे इसको खरीद लेंगे। तो वो इस रेट पे ऑब्वियसली खरीदेगा जिससे आपको उसमें मुनाफा भी होगा। कितना होगा वो आगे बात करेंगे। तो आपने देखा कि जो अभी तक आप जला रहे थे वो कैसे एक यूजफुल या उपयोगी पदार्थ में हम तब्दील कर रहे हैं। अब इसको और उपयोगी बनाने के लिए हम इसके पैलेट बनाएंगे। पैलेट कैसे बनते हैं? बेसिकली उसी बेल को हम एक मशीन में डालते हैं जिसमें एक प्रेस टाइप अरेंजमेंट होता है। एक प्रेस चलती है, एक तरफ से पराली अंदर जा रही है और दूसरी तरफ से एक बेल बन के बाहर आ रहा है, सॉरी एक पैलेट बन के बाहर आ रहा है, गोली नुमा शेप। तो इसमें अगर इस व्यवसाय में आप जुड़ेंगे तो इसमें आपको मुनाफा भी ज़्यादा होगा, और इसमें जो है आप डायरेक्टली पावर प्लांट को बेच सकते हैं बेंचमार्क प्राइस पे। बेंचमार्क प्राइस जो है वो भी हमने बायोमास पैलेट के लिए लागू कर दिया है। जी बताइए सर। मैं कुछ पूछना चाह रहा था सर, आप जो प्रोसेस बता रहे हैं जी, प्रोसेस जो आपने बताया, मैं इस तरीके के प्रोग्राम लगभग यहाँ से लेकर लखनऊ तक कई बार देख चुका हूँ जी। और सर जो भी यहाँ पे बैठते हैं अपनी बात बताते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में काम करने वालों को जो समस्याएं आती हैं उनके लिए आप हमारी प्रेजेंटेशन पूरी होने दीजिए, हम आपकी समस्या सुनेंगे, है ना। तो अभी कुछ पल इंतजार करिए, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास कॉपी पेन है ना, आप उस पर जरूर नोट करिए, कोई इशू नहीं, ठीक है। अभी हम भागने नहीं वाले हैं, अभी शाम तक बैठना, अभी खाना वाना भी खाओगे सर। हमारे पास काफी समस्याएं। तो जो पैलेट कैसे बनता है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले देखिए पराली को ड्राई करना पड़ता है, क्योंकि वो जो खेत से आ रही है पराली ना, उसमें मॉइस्चर ज़्यादा आता है। तो उसके लिए हमें फ्लैश ड्रायर की आवश्यकता पड़ती है, और क्योंकि उसको हमें छोटे छोटे भागों में और पाउडर नुमा किस्म में उसको तब्दील करना है पैलेट मिल में डालने से पहले, तो उसके लिए हमें एक चिपर या श्रेडर की जरूरत पड़ती है। श्रेडर और ड्रायर से होने के बाद ये एक हैमर मिल में जाता है, जिसमें एक पिस्टन टाइप का, रिंग टाइप का अरेंजमेंट होता है, जो बार बार उस पर एक तरीके से हथौड़े की तरह बचता है, और उसके जो कण है पराली के ना, उसको छोटा छोटा कर देता है, पाउडर सा बना देता है उसको। जब ये पाउडर बन जाता है तो ये इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे आप जो दवाई खाते हो ना, क्रोसिन खाते हो, वो भी एक पैलेट ही है। वो पाउडर को उन्होंने ऐसे कंप्रेस करके वो क्रोसिन की दवाई बना, तो उसी तरीके से ये भी गोलियां बन जाती हैं उसकी, जब ये पैलेट मिल में जाता है। नेक्स्ट। तो इसकी वीडियो आई श्योर की आगे आपको देखने को मिलेगी किसी प्रेजेंटेशन में। तो अभी ये किस रेट पे है ना, ये पराली में कितनी लागत है, क्या मुनाफा है, भाई हमें फायदा नहीं होगा, क्या होगा। तो आमतौर पे ये कोई बहुत ज़्यादा इसको हम साइंटिफिक नहीं बोल सकते, ये आपके सिर्फ अनुमान के लिए है, ठीक है। ये सरकार द्वारा नहीं बनाई है स्लाइड, ये मेरे द्वारा बनाई गई है ना। तो इसमें क्या है कि आपको जो स्टबल मिलेगी, अगर आप सिर्फ स्टबल बेच के खुश हैं, तो आपको 1 से 2 रुपए से ज़्यादा कोई भी पैलेट निर्माता आपको नहीं देगा। तो आपका जो रियल प्रॉफिट है वो तब आएगा अगर आप इसको स्टबल को, जो खेती में लूज पड़ी हुई है पराली, उसको आप बेल में कन्वर्ट करें, क्योंकि बेल में कन्वर्ट करते ही उसकी कीमत बढ़ जाती है। उसको देखिए, पराली जो खेत में है उसको तो इकट्ठा करना मेहनत लगेगी, उसके लिए बेलर लगेगा, कोई ना कोई आएगा, उसका समय भी लगेगा। लेकिन आपने अगर बेल बना ली तो वो बेल आपकी महंगे रेट पे लेके जाएगा पैलेट निर्माता, ठीक है। और जब आपने बेल बनाई और पैलेट निर्माता लेके गया, लेकिन पावर प्लांट ने तो नहीं ली ना बेल, पावर प्लांट को क्या चाहिए, पैलेट। तो पैलेट निर्माता उसको उसका सघन प्रक्रिया से उसको गुजारकर, पैलेट मिल से गुजारकर उसके बहुत ही खूबसूरत पैलेट बना देता है, और वो पैलेट फिर पावर प्लांट 7 से 8 रुपए में लेने को तैयार है। तो कैसे आपने देखा कि 1 रुपए की चीज, पहले तो 0 रुपए की चीज, पहले तो 0 रुपए की चीज 1 से 2 रुपए में बिक सकती है, 3 रुपए में बिक सकती है, 4 में बिक सकती है, 8 में बिक सकती है। तो डिपेंडिंग ऑन कि आप उसमें कितना वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। तो पहली प्रक्रिया में बेलर खरीदने में, है ना, और रेकर खरीदने में आपको एक कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट लगेगी, कॉस्ट ऑफ मशीनरी लगेगी।
तो वो हमने इसमें बताया गया है कि भाई कितनी आपकी कॉस्ट लगेगी या कितनी आपकी इन्वेस्टमेंट लगेगी। और इसी तरीके से मशीनरी, अगर आप 1 TPH का पैलेट प्लांट लगाते हो 1 टन पर आवर, ऐसा पैलेट प्लांट जो 1 टन पैलेट बनाता है 1 घंटे, है ना, तो उसकी कीमत जो है करीब 50 से 60 लाख के करीब आती है। उसके बाद अगर आप अपनी ज़मीन है तो आपको ज़मीन की कीमत नहीं आएगी, है ना, अगर ज़मीन आप लीज पे लेते हो तब भी ज़मीन की कीमत नहीं आएगी। तो इस सारे प्रक्रिया में 3 से 3.5 रुपए में आप पैलेट बना लो। तो रॉ मटेरियल हो गया आपका 3 रुपए का, 2.5 रुपए का, 3 रुपए का, 3 रुपए उसकी कन्वर्जन कॉस्ट होगी, तो 6 रुपए में हर हाल में आप पैलेट बना के तैयार करोगे। अब इसमें भी अगर आप अपना व्यवसायिक दिमाग लगाओगे तो ये भी दिमाग की बात चल रही है ना, पहले दिल की बात से शुरू किया था, तो दिमाग लगाओगे तो आप कम कीमत में भी बना सकते हो इसमें, तो लेकिन बिकेगा आपका 7 से 8, इससे कम तो बिक ही नहीं पाएगा ना, बिकॉज वो हमने बेंचमार्क कर दिया। हमने जो है सरकार ने एक बेंचमार्क यानी कि एक बेस प्राइस सेट कर दिया कि इस रेट से पैलेट बिकेगा आपका पावर में, तो आपको वहां पर रेट की दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अभी योजनाएं कौन सी है, कौन सी योजना है, तो जैसे मैंने शुरू में बोला था कि बहुत सारी मिनिस्ट्रीज, बहुत सारे मंत्रालय लगे हुए हैं इसमें, केवल विद्युत मंत्रालय ही नहीं लगा हुआ है इसमें, छोटे और लघु उद्योग का जो मंत्रालय है MSME, वो काफी सालों से ऐसी स्कीमें चला रहा है जिसके तहत आपको बहुत सारी सब्सिडी, बहुत सारी ग्रांट आपको मिल सकती है। तो कौन सी ऐसी स्कीम है, तो पहले तो आप अगर एक क्लस्टर के फॉर्म में कुछ मशीनें ले लेते हैं, जैसे कुछ गांव मिलकर अपना एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर बना लेते हैं जहां पर वो मशीनें आगे किराए पे दी जाती हैं, मतलब जैसे मान लीजिए 10 गांव ने मिल के एक सेंटर खोल लिया जिसको हमने कस्टम हायरिंग सेंटर बोल दिया, तो वहां पर कोई भी किसान चाहे तो एक अपनी डेट पे बुक करे और बेलर ले जाए और बेल बना ले, दूसरा उसका रेंट दे देगा कुछ, है ना, जो भी उसका रेट होगा, कोई दूसरा किसान आए वो जाके अपना रेकर ले जाए, है ना, उसका रेंट दे दे। तो इस तरह की आप फैसिलिटी बना देते हो तो सरकार आपको जो है 60 से 90% उस सेंटर की लागत पे आपको सब्सिडी देने को तैयार है। इसको हम बोलते हैं क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिर इसके अलावा अगर कोई साथ में नहीं करना चाहता, कोई इंडिविजुअल है कहता मैं अकेला ही करूँ, तो वो प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो है उसके तहत अप्लाई कर सकता है। उसको किसी भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए इंक्लूडिंग पैलेट मैन्युफैक्चरिंग 5 से 25 लाख की उसको ग्रांट मिल सकती है। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि खेती-बाड़ी मंत्रालय का एक बहुत ही बड़ा स्कीम है जिसके तहत आप लोग और भी हैप्पी सीडर और सुपर सीडर वगैरह ऑलरेडी ले रहे हैं, उसी के तहत आप बेलर भी ले सकते हो, रेकर भी ले सकते हो, उस पर आपको जो है 40 से 50% सब्सिडी इंडिविजुअल मशीन पे भी मिल जाएगी। अगर एक किसान जाके लेना चाहता है तो वो भी सब्सिडी पे मिल जाएगा। इसके अलावा फिर जब आप कोई भी व्यवसाय जब शुरू करने जा रहे हो, चाहे वो एकत्रित करने वाला है या पैलेट बनाने वाला है, तो उस पर आप लोन अप्लाई कर सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट की ऐसी ऐसी स्कीमें हैं जो बिना कोलैटरल के यानी कि बिना किसी चीज़ को गिरवी रखे आपको लोन देने को तैयार है, प्रोवाइडेड ये आप साबित करें कि आप उसके लिए सिंसियर हैं और आप अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं, आपके पास बिजनेस नॉलेज है, तो आप जाके उस स्कीम के तहत भी बिना कोई चीज़ गिरवी रखे वो लोन ले सकते हो अपने बिजनेस के लिए। तो SBI की ऐसी स्कीमें हैं, आप अपने क्षेत्र के SBI ब्रांच से संपर्क करें। कोई नहीं मान रहा है तो आप मिशन से संपर्क करें कि भाई हमने गए थे, हमारी बात नहीं मानी। इसके बाद MNRE और CPCB 2 ऐसे स्कीमें हैं जो 1 वर्ष पूर्व ही शुरू हुई हैं। इन स्कीमों में खास तौर पे पैलेट मशीन के लिए सब्सिडी दी जाएगी, ठीक है। तो CPCB की ग्रांट स्कीम में आपको 28 लाख रुपया पर TPH की सब्सिडी दी जा रही है और MSME में 9 लाख रुपया पर TPH की सब्सिडी दी जा रही है। इसमें फर्क बस ये है कि CPCB की स्कीम जो है NCR रीजन के लिए है, MNRE की स्कीम ऑल इंडिया के लिए है, कहीं पर भी आप पैलेट प्लांट लगा सकते हैं। तो जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हो कि सरकार जो है ना हर पड़ाव पे आपके साथ खड़ी है, लेकिन क्योंकि सरकार के पास इतने आदमी नहीं है कि ये सारा बिजनेस खुद से कर सके, तो इसलिए आपके सहयोग की जरूरत है। और आपका सिर्फ सहयोग नहीं लेंगे, हम आपको उसका जो है गाइडेंस भी देंगे और उसमें प्रॉफिट
जो जितना भी प्रॉफिट होगा वो सारा आप ही का होगा ना। सरकार तो आपको ऐसे नहीं बोलेगी कि 40% मैंने सब्सिडी दी तो 40% प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा तो नहीं है। तो ये डिफरेंट लिंक हैं, ये आप गूगल पे सर्च करेंगे तब भी मिल जाएंगे, लेकिन आप इसका भी एक फोटो ले सकते हैं कि कहाँ पर जाकर हमने किन प्रोग्राम में अप्लाई किया। तो इसमें MSME की स्कीमें हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की स्कीमें हैं, CPCB की स्कीमें हैं। एक इसमें MNRE की स्कीम का लिंक नहीं है, वो आप बायो ऊर्जा MNRE करके गूगल में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। बायो ऊर्जा MNRE गूगल पे सर्च करिए तो आपको डायरेक्टली बायो ऊर्जा पोर्टल पे आपको ले जाएगा। तो मिशन जो है बैकग्राउंड में देखिए बहुत सारे काम करता रहता है। आप तक हम आए हैं तो हमारे पास एक पूरा पीछे मशीनरी बनी हुई है जिसके तहत हम आए हैं। तो हम जेनकोज को भी सहूलत प्रदान करते रहते हैं। जेनकोज के भी कुछ शंकाएं थी शुरू में कि क्या हम कोयले की जगह बायोमास जला सकते हैं, तो हमने वो शंकाओं का निवारण भी किया, उनको SOP बना के दिया, उनको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बना के दिए। लैब्स और सर्टिफिकेशन बॉडीज, क्योंकि इसकी टेस्टिंग में, इसकी गुणवत्ता की जांच के लिए टेस्टिंग बड़ी आवश्यक हो जाती है, वो भी हमने बनाई। सिंगल विंडो क्लियरेंस में अब आप उद्यम आधार जो चाहिए होता है किसी भी नए व्यवसाय के लिए, MSME का एक जैसे हमारा आधार कार्ड बनता है उसका आधार नंबर होता है, इसी तरीके से आप कोई व्यवसाय करते हैं तो उसका उद्यम आधार नंबर होता है। तो उद्यम आधार नंबर पहले आपको अलग अलग जगह पे जाके लेना पड़ता था, अभी आप सिंगल विंडो सिस्टम जो है NSWS, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम पे जाके आप ले सकते हैं। और उसमें और भी कई सारे आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल हैं, कंपनी रजिस्टर करानी है, GST रजिस्ट्रेशन लेना है, वो सारी चीज़ें NSWS पे जाके आपको आसानी से मिल सकती हैं। इसके अलावा बैंकिंग में जैसे लोन में दिक्कतें पेश आती थी, तो हमने एक काम किया, हमने RBI को अप्रोच किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमने उनको बोला कि ये बड़ी ही गंभीर समस्या है, इसके लिए लोन में दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है। तो RBI ने सीधे तौर पे ये बोला कि एक हमारी स्कीम है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, कि एक प्राथमिक सेक्टर को लोन देना अनिवार्य होता है हर बैंक के लिए, ठीक है, कि जैसे एग्रीकल्चर के सेक्टर के लिए। तो हमने बायोमास पैलेट मैन्युफैक्चरिंग को उस प्रायोरिटी सेक्टर में, अनिवार्य सेक्टर में इंक्लूड करवा दिया। तो बैंक के लिए काफ़ी हद तक RBI से भी प्रेशर है कि वो बायोमास पैलेट मैन्युफैक्चरिंग के लिए लोन आवंटित करे। इसके अलावा हमारी मिशन की वेबसाइट है samarth.powermin.gov.in। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के डोमेन पे ही बनाई गई है। पावर मिनिस्ट्री का वेबसाइट है powermin.gov.in, समर्थ मिशन का है samarth.powermin.gov.in। तो उस वेबसाइट पे आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, कौन कौन से पैलेट निर्माता हैं, वहाँ पे करीब 250 से ज़्यादा रजिस्टर्ड हैं। उसके अलावा भी हम आपको बहुत सारी जानकारी दे सकते हैं, वहाँ पर दिए गए ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर पे आप कांटेक्ट करिए, हमें मेल लिखिए, कॉल करिए। उसके अलावा वहाँ पे स्कीमों के दस्तावेज पड़े हुए हैं, पूरे डॉक्यूमेंट्स आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। R&D के लिए भी हमारे जो टीम है वो पूरी वचनबद्ध है। R&D में हम बहुत सारे प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं। टॉरिफैक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला है। टॉरिफैक्शन क्या होता है कि जैसे जो पैलेट कि आपने पराली से बेल बनाया, बेल से पैलेट बनाया, पैलेट को आपने पावर प्लांट में जला दिया, लेकिन पैलेट को और बेहतर गुणवत्ता उसकी बढ़ाने के लिए हम एक टॉरिफाइड पैलेट भी बना सकते हैं। टॉरिफाइड पैलेट कोयले की तरह होता है। पैलेट जो है वो भूरे रंग का मिलेगा आपको, टॉरिफाइड पैलेट काले रंग का मिलेगा। तो काले रंग का जो पैलेट है, टॉरिफाइड पैलेट, काला पैलेट, उसकी गुणवत्ता बहुत ज़्यादा होती है और उसको जो है पावर प्लांट जो है आँख मीच के जला सकता है। लेकिन उस पर R&D की आवश्यकता है, उसकी मशीनें थोड़ी महंगी आती हैं, लेकिन वो बिकता भी महंगा है। तो वो टॉरिफैक्शन के ऊपर R&D चल रही है। तो अभी तक हम 56 से ज़्यादा प्रोग्राम, इस तरह के प्रोग्राम हम कर चुके हैं। ये 57वां है। तो पिछले 2.5 साल में हमने 56 प्रोग्राम 18 स्टेट्स में किए हैं। 18 स्टेट्स में हम जो है
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, उड़ीसा, यहाँ तक कि केरला, तमिलनाडु तक भी हम, वेस्ट बंगाल, हर जगह हम पहुँच चुके हैं और ये आगे निरंतर जारी है। बिकॉज ये एक लगातार, क्योंकि एक प्रोग्राम में ज़्यादा किसान नहीं आ पाते हैं, तो इसलिए मेरा आप लोगों से भी अनुरोध है कि इस मिशन के बारे में आप अपने गांव देहात में जाकर भी चर्चा करें। मिशन की वेबसाइट, आजकल सभी के हाथ में फ़ोन है, तो मिशन की वेबसाइट पे भी जाएं, वहाँ से जानकारी एकत्रित करें और इसमें पार्टिसिपेट करें। पार्टिसिपेट आप चाहें तो अपना खुद का FPO बना के या अपने गांव के सरपंच को अप्रोच करिए कि भाई इस तरह की बहुत लाभकारी स्कीम आई है, जिसका लाभ ना केवल आर्थिक है, उसके लाभ तो अन्य हैं। उसके लाभ जो हैं एम्प्लॉयमेंट, व्यवसाय के लिए हैं, रोजगार के लिए हैं, वातावरण के लिए हैं, आमदन के लिए हैं। इसमें तो कुछ भी बुरा नहीं है, इसमें तो कुछ भी बुरा नहीं है। केवल आपको इस चीज़ की सावधानी रखनी है कि आप जब भी कोई करार करें किसी भी पहले निर्माता के साथ या FPO के साथ या फार्मर के साथ, तो उसको पुख्ता तौर से करें कि भाई मुझे अगले 1 साल तक तुम्हारी पराली चाहिए, अगले 5 साल तक तुम्हारी पराली चाहिए, क्या तुम मेरे साथ हो? उसको लिखती रूप में करें। जिससे भी आप मशीन लें, उससे पुख्ता तौर पे जानकारी लें कि भाई कितना तुम्हारा पैलेट बनाती है ये मशीन, क्या ये 1 घंटे में 1 टन बना देती है, कम बनाती है, मुझे सही दें। तो इस तरह की अगर आप अपनी तरफ से ड्यू डिलिजेंस करेंगे पुख्ता तौर पे, जैसे हम घर का सामान जो लेते हैं तो कैसे लेते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं कि भाई ये जो मोटरसाइकिल है कितने की एवरेज देता है, ये पंचर तो नहीं हो जाएगा टायर, इसका टायर कितने किलोमीटर चलेगा। तो वो उस तरह की आप जो है पूरी अपनी जानकारी लेकर फिर इसमें निवेश करें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। देखिए पराली की डिमांड बहुत बढ़ने वाली है, ऑलरेडी बढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी अगर आप आग लगा रहे हैं तो मतलब ये तो मतलब सामने आपकी आंखों के सामने सॉल्यूशन है, समस्या का हल है, लेकिन फिर भी आप समस्या का अगर हिस्सा बनेंगे तो फिर कैसे भी जायज़ है। तो ये हमारी मिशन की वेबसाइट है, तो इसमें आपको वेंडर का डेटाबेस मिलेगा। पैलेट मैन्युफैक्चरर जो हैं वो इस वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं, अपनी डिटेल डाल सकते हैं, कितना माल उनके पास पड़ा हो वो भी डाल सकते हैं। पॉलिसीज के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, टेंडर का स्टेटस इसमें अपडेट होता रहता है, कौन से इवेंट कब होने जा रहे हैं वो भी इसमें अपडेट होता रहता है। तो मिशन की उपलब्धियों के बारे में हम अभी तक काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग, अवेयरनेस इवेंट्स हमने किए हैं। हमारी एक नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हुई थी पिछले साल मार्च में, जिसमें हमारे गणमान्य मंत्रीगण भी आए थे और सब ग्रुप में रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 17 टेस्टिंग लेबोरेटरीज एस्टेब्लिश आइडेंटिफाई की गए हैं। बायोमास और क्रॉप रेजिड्यू अब ई-नैम पोर्टल में भी आ गया, जो हमारी ई मंडी जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पर पहले वो शामिल नहीं किया गया था और वहाँ से भी खरीदा और बेचा जा सकता है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आ गया है RBI के। जेम पोर्टल एक गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस है जहाँ से पावर प्लांट जो है वो पैलेट खरीदता है, सरकारी पावर प्लांट जेम पोर्टल से भी पैलेट खरीदता है। तो जितने भी पैलेट निर्माता हैं वो जाके जैसे फेसबुक और गूगल पे अकाउंट बनाते हैं, वहाँ पे जाके बना लें, जेम पोर्टल पे अकाउंट बना लें। तो इसी तरीके से MCR, NR और WR के लिए हमने बेंचमार्क प्राइस भी एस्टेब्लिश कर दिया है, करीब ₹2.32 पर 1000 किलो कैलोरी। तो अगर 100 किलो कैलोरी यानी कि एनर्जी का कंटेंट होता है किलो कैलोरी में, तो 100 किलो कैलोरी का पैलेट है तो 2.32 रुपीज़ मिलेंगे। तो आमतौर पे जो पैलेट की जो कैलोरीफिक वैल्यू है, कैलोरीफिक वैल्यू बेसिकली उसमें कितना ईंधन है, कितनी उसमें ऊर्जा है, तो 3000 के आसपास होती है। तो 3000 × 2.32 करीब 7 रुपये में 8 रुपये में आपका पैलेट बन जाएगा। तो बेंचमार्क प्राइस से बड़ी सहूलत हुई है कि अभी वो जो पहले मसला था, अभी पैलेट का प्राइस क्या है जी, रेट क्या है, रेट नहीं मिल रहा, तो वो चीज़ें दूर हो गई है बेंचमार्क प्राइस से। तो इसी के साथ हमारी प्रेजेंटेशन पूरी होती है, लेकिन हम आपके सवाल जरूर लेंगे इस सेशन के एंड में। आई थिंक इस सेशन में एक और प्रेजेंटेशन है, तो उस प्रेजेंटेशन के बाद एक क्वेश्चन आंसर हम आपके जरूर लेंगे।
थैंक यू सो मच सर। जैसा कि सर ने कहा कि आप सबके प्रश्नों का उत्तर सेशन के एंड में दिया जाएगा, वहीं मैं आप सबसे एक अनुरोध करना चाहूँगी कि जिन भी लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, कृपया फॉर्म भर दीजिए। ये बहुत अनिवार्य है आप सभी के लिए भी और हमारे लिए भी। अब मैं बुलाना चाहूँगी टेक्निकल एस्पेक्ट्स एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ बायोमास एंड पैलेट को फिरिंग इन टीवीपीज, इसके बारे में आपके साथ साझा करेंगे श्री विवेक सिंघल जी, SR MGR ऑपरेशन NTPC से हैं ये। सर आपका स्वागत है। सभी किसान भाइयों और पैलेट मैन्युफैक्चरर्स को मेरा नमस्कार। मेरा नाम विवेक सिंघल है। मैं NTPC दादरी पावर प्लांट में एज ए सीनियर मैनेजर की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। तो इस प्रेजेंटेशन का जो मेन पर्पज रहेगा, हालांकि थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है, लेकिन क्या है कि इसमें आपको पावर प्लांट्स का भी पर्सपेक्टिव पता चलेगा कि पावर प्लांट्स हम लोग जो पहले यूज कर रहे हैं, तो पावर प्लांट्स में क्या क्या डिफिकल्टीज पहले आती थी, इसको धीरे धीरे सभी लोगों ने मिलकर सॉल्व भी किया और आगे क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। जैसे काफ़ी सारे पैलेट मैन्युफैक्चरर्स के क्वेश्चन आते हैं कि NTPC पैलेट क्यों खरीदता है, ब्रिक क्यों नहीं लेता है। तो वो सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस प्रेजेंटेशन से काफ़ी क्लियर हो जाएंगे कि क्यों हम लोग पैलेट ले रहे हैं, ब्रिक को नहीं खरीद रहे हैं। आप सबको सुप्रभात। एक अनाउंसमेंट करनी थी आप सभी लोगों से, जो अपना फॉर्म नहीं भरे हैं, कृपया बाहर अभी रजिस्ट्रेशन डेस्क ओपन है, कृपया आके भर दें फॉर्म। जिन भी भाइयों ने अपना फॉर्म नहीं भरा है, कृपया आके अपना फॉर्म प्लीज फिलअप कर दें। प्लीज रिक्वेस्ट, आप लोग प्लीज एक एक करके आ जाए। प्लीज जो नहीं भरे, एक बार और मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग प्लीज फॉर्म भर दें, हम आपका मदद फॉर्म भरने में करेंगे। तो इस मौके बहुत सारे रीजन होते हैं, उसमें से एक जो हमारा मेन रीजन है वो हमारा जो एग्रीकल्चर रेसिड्यू का वर्मिंग है। तो एग्रीकल्चर रेसिड्यू हालांकि हमारा ये इलीगल एक्टिविटी है, इसको अलाउ नहीं किया गवर्नमेंट ने, लेकिन क्या है कि फार्मर्स को अपनी फील्ड को रेडी करना है। एक बार सभी लोग शांत हो जाइए थोड़ा। तो फार्मर्स को अपनी क्रॉप को नेक्स्ट क्रॉप के लिए अपनी फील्ड को रेडी करना होता है। तो उसके लिए कोई ईजी सॉल्यूशन उसको यही लगता है कि तुरंत हम एग्रीकल्चर रेसिड्यू को जलाएं और हमारे फार्म को हम लोग रेडी कर रहे हैं। और जो विंटर सीजन होता है उसमें हमारी एयर की जो वेलोसिटी होती है हवा की, एक बार सभी लोग शांत हो जाइए। जिन लोगों को फॉर्म भरना है वो थोड़ा बाहर चले जाइए, बाकी लोग सब शांत हो जाइएगा, बातचीत ना करें। हमारा जो विंटर सीजन होता है उसमें खासकर क्या है कि हवा की स्पीड भी स्लो हो जाती है, और उसमें अगर हम एग्रीकल्चर रेसिड्यू को बर्न करते हैं तो वो स्मोक जो क्रिएट होता है वो उस लोकलाइज्ड एरिया में पॉल्यूशन और नेबरिंग एरिया में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है। तो अब उसका सॉल्यूशन क्या है कि एग्रीकल्चर रेसिड्यू जो हमारा है, इसको हम लोग खेतों के बजाय अगर पावर प्लांट में जलाएं तो हमारा पॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो पावर प्लांट होते हैं उसमें हमारे पास बहुत इफेक्टिव जो डस्ट और जो धूल है और जो उसको कंट्रोल करने की मैकेनिज्म होती है, BHGSP एंड ऑल, सो देयर वुड बी नो पॉल्यूशन। बट जो हमारा एग्रीकल्चर रेसिड्यू है उसको हम लोग डायरेक्टली पावर प्लांट में बर्न नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पैलेट में, एंड आफ्टर पैलेट किया गया कि जहाँ पर फर्स्ट टाइम पैलेट की बर्निंग की गई। ये नेशनल सिनेरियो है। तो टोटल जो हमारे पास सरप्लस बायोमास है, जो हमारा एनिमल फॉडर है, उसके अलावा भी जो हमारा सरप्लस बायोमास है वो भी 228 मिलियन टन होता है। जो हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने थर्मल पावर प्लांट हैं उसमें भी जो टोटल हमारा कोल का कंजम्पशन है, कोयले का कंजम्पशन है, वो भी अराउंड 700 मिलियन टन के आसपास है। हम लोग अगर 10% कोयले को भी रिप्लेस करते हैं बायोमास से, तो भी हमारी जो रिक्वायरमेंट होगी तो 70 से 80 मिलियन टन के आसपास होगी। तो हमारे पास मोर देन एनफ बायोमास अवेलेबल है ये कोल को रिप्लेस करने के लिए टू पैलेट्स। तो एग्रीकल्चर रेसिड्यू को मैनेज करने के और भी तरीके होते हैं, जैसे कि हम लोग फीड डिकम्पोस्टिंग करते हैं, कुछ डायरेक्ट मिक्सिंग विद सॉइल भी होते हैं, पर उनमें भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे अगर हम उसको डायरेक्ट मिक्स करते हैं सॉइल के साथ
तो उसमें क्या रहता है कि हमारा एक टाइम होता है कि एक उतना टाइम हमारा लगेगा तभी वो डायरेक्ट मिक्सिंग कंप्लीट होगी। उसमें भी 100% डायरेक्ट मिक्सिंग नहीं हो पाती है, और जो फार्मर्स होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता, उनको तुरंत अपना क्रॉप को लिए रेडी करना है फील्ड को, तो उसके लिए फिर वही सॉल्यूशन करते हैं कि अपना वो जलाते हैं। बट अगर जलाने के लिए अगर मान लीजिए वो डायरेक्ट मिक्सिंग करती रहे तो उसमें उनको कुछ खर्चा भी करना पड़ रहा है। बट अगर इसको वो जलाने के बजाय अगर पैलेट मैन्युफैक्चरर को अपने पराली को देते हैं तो उससे एक तो फार्मर्स का एडिशनल इनकम जनरेट हो रहा है, जो पॉल्यूशन हमारा क्रिएट हो रहा है वो हमारा खत्म हो जा रहा है, और सॉइल्स के अंदर भी क्या रहता है कि जलाने से हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे मर जाते हैं, उसके अंदर सॉइल के अंदर जितना मॉइस्चर है वो भी पूरा खत्म हो जाता है। तो सॉइल की फर्टिलिटी है वो ऑटोमेटिकली काफी कम हो जाती है पराली को जलाने से, और सॉइल की फर्टिलिटी कम होगी तो क्रॉप से हमारा जो गेन होना है वो भी हमारा कम हो जाएगा। तो फार्मर्स को सभी तरफ से नुकसान है पराली को जलाने से। तो जैसे ही इसको अगर हम लोग पावर प्लांट की तरफ शिफ्ट करते हैं तो उसकी सॉइल की फर्टिलिटी भी मेंटेन रहेगी, क्रॉप का उसका गेन भी बढ़ेगा, एक एडिशनल इनकम जो पराली को बेचने से मिलेगी वो भी जनरेट होगी। ये टोटल बायोमास इकोसिस्टम है, डिटेल में साई सर ने बताया ही है। बेसिकली हमने आफ्टर बेलिंग वी सेंड द बेल टू द नियरेस्ट पैलेट मैन्युफैक्चरर, वहाँ पर पैलेट मैन्युफैक्चरर में हमारा पैलेट जनरेट होगा, उसको फिर हम लोग ट्रक के थ्रू ट्रांसपोर्ट करेंगे, जो भी हमारा पावर प्लांट से कॉन्टैक्ट होगा वहाँ पर हमारा पैलेट जाएगा। उसके बाद हम उसको फीडिंग करेंगे फॉर कन्वेयर, जो हमारे नीचे कन्वेयर बना हुआ है, तो कन्वेयर में हमारा बायोमास जाएगा। कन्वेयर में हमारा बायोमास जाएगा, कन्वेयर में बायोमास जाने के बाद वो कोयले के साथ मिक्स होगा, मिक्स होने के बाद वो मिक्स हमारा बायोमास अब कोल फिर बंकर में जाएगा, बंकर के बाद वहाँ पर हमारा बर्न होगा बॉयलर के अंदर, फाइनल हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो दो टाइप के बायोमास पैलेट्स होते हैं, एक तो नॉन टॉरिफाइड बायोमास पैलेट होता है, एक टॉरिफाइड बायोमास पैलेट होता है। तो टॉरिफिकेशन बेसिकली क्या होता है? टॉरिफिकेशन सिंपली एक हीट प्रोसेस है हमारा, जिसमें हम लोग जो नॉन टॉरिफाइड बायोमास पैलेट है इसको गर्म करते हैं, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हम नॉन टॉरिफाइड पैलेट को गर्म करते हैं और 200 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में उसको गर्म करते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा नॉन टॉरिफाइड पैलेट जो है उसकी प्रॉपर्टीज काफ़ी चेंज हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है, और उसका जो काफ़ी सारा चेंज होता है वो। तो ये हमारा जो टिपिकल प्रॉपर्टी जो रहती है नॉन टॉरिफाइड पैलेट, जो हमारा मैक्सिमम नॉन टॉरिफाइड पैलेट ही जनरेट होता है, जो पैलेट मैन्युफैक्चरर बनाते हैं, क्योंकि उसको बनाना आसान है। इसमें सिंपली आप मशीन के थ्रू डायरेक्ट पैलेट बना देते हैं, उसमें आपको हीट प्रोसेस या कुछ और अलग प्रोसेस आपको नहीं करना पड़ रहा है। तो ये मेन प्रॉपर्टी है। कार्बन कंटेंट अराउंड 10 से 20% रहता है, वोलेटाइल मैटर कंटेंट हमारा 60 to 66%, मॉइस्चर हमारा करीब 8% के आसपास होता है, डेंसिटी अराउंड 700, और एस कंटेंट भी इसमें काफ़ी कम होता है। तो एस कंटेंट कम होने का हमारा बेनिफिट पावर प्लांट को ये हो जाता है कि जो एस को हैंडलिंग करने के लिए जो खर्चा करना पड़ रहा है वो भी हमारा थोड़ा कम हो जाता है। और जीसीबी जो इसका होता है पैलेट का, वो भी इक्विवेलेंट टू कोल ही होता है। जीसीबी मतलब जो हमारा एनर्जी जनरेट हो रही है पैलेट को बर्न करने से, वो भी हमारा जो कोयले को बर्न करता है उसके इक्विवेलेंट ही हमें रिसीव होती है। ये हमारे मेन डिफरेंस है टॉरिफाइड और नॉन टॉरिफाइड पैलेट में। क्या डिफरेंस है? जो हमारा नॉन टॉरिफाइड पैलेट होता है, जो हम नॉर्मली बनाते हैं, जो पैलेट मैन्युफैक्चरर हमारे पास भेजते हैं एनटीपीसी में, तो उसमें क्या रहता है कि वो बहुत हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। हाइग्रोस्कोपिक मतलब कि वो बहुत जल्दी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जैसे ही हम इसको टॉरिफिकेशन कर देते हैं, टॉरिफाइड हो जाता है, तो उसका हाइग्रोस्कोपिक नेचर खत्म हो जाता है, वो हाइड्रोफोबिक हो जाता है, मतलब पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो नॉन टॉरिफाइड पैलेट्स जो है उसको स्टोर करना मुश्किल होता है लंबे टाइम तक, क्योंकि लंबे टाइम तक अगर आप स्टोर करोगे तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा तो मिल के अंदर हम इसको ग्राइंड नहीं कर पाएंगे। तो ये मेन प्रॉब्लम रहती है। उसके अलावा जो नॉन टॉरिफाइड रहता है उसका डिग्रेडेशन हाई रहता है। तो हमारे पावर प्लांट में जो प्रैक्टिस है कि जैसे ही हमारा पैलेट आता है हमारे पास, तो हम उसको या तो इमीडिएटली बंकर में भेज देते हैं, या फिर उसको सेम डे हम लोग ट्राई करते हैं कि उसको बंकर में फीड कर दें, क्योंकि जितना ज़्यादा देर तक रखेंगे उसकी प्रॉपर्टीज हमारी डाउन होंगी, उसका हमारा मॉइस्चर कंटेंट बढ़ेगा, जितना ज़्यादा मॉइस्चर बढ़ेगा उतना ही हमको मिल साइड में या पल्वराइज करने में हमें दिक्कत आएगी। ये थोड़ा कंपेरिजन है टॉरिफाइड पैलेट और कोल के बीच में, थोड़ा सा समझाने के लिए। टॉरिफाइड पैलेट हमारा कोल से भी बेटर हो जाता है अगर उसका कन्वर्जन करने के बाद। तो जैसा मैंने बताया था कि दादरी हमारा इसके लिए आइडेंटिफाई किया था पायलट प्रोजेक्ट के लिए,
तो उसके लिए फर्स्ट बंद करने के लिए हमने कमेटी भी बनाई थी। उसके लिए फिर हमने जब बायोमास है उसको पहले उसका एनालिसिस किया कि उसके अंदर क्या क्या है, उसको बंद करेंगे तो हमको क्या क्या मिलेगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं अप्रॉक्सीमेट और अल्टीमेट एनालिसिस, वो हमने किया। वो करने के बाद उसका लिए हमको जो स्कूल सैंपल मिला वो हमको साइट से मिल गया। बायोमास सैंपल हमको पीई बैंक ने प्रोवाइड करा दिया। उसको लेकर के हमने 2 सैंपल और बनाए जो 5% बायोमास लेकर 95% कोल लेके और 10% बायोमास एंड 90% कोल लेकर के। तो जैसा हम देख पा रहे हैं बीएम कंटेंट जो फर्स्ट रो में हमारा है, बीएम कंटेंट जो 100% कोल में है, जो वोलाटाइल मैटर जिसको बोलते हैं, वो 22% है, जो कि 100% बायोमास का वोलाटाइल मैटर कंटेंट 67% है, जो कम से कम 3 गुना ज़्यादा है कोल से ज़्यादा। तो जो वोलाटाइल मैटर कंटेंट है ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि वो फायर प्रोन हो गया हमारा, कि जो नॉन टॉरिफाइड पैलेट है उसमें आग लगने के चांसेस ज़्यादा है। उसी के अकॉर्डिंग हमारे पावर प्लांट में कुछ प्रोसीजर्स जो हमने हैं वो कुछ चेंज किए कि जिससे कि इसमें आग लगने का डर ना हो, फायर हैजर्ड क्रिएट ना हो। उसके अलावा एस कंटेंट आप देख रहे हैं कि कोल में काफ़ी ज़्यादा होता है 41% और 100% बायोमास में 5% है और 10% है। तो मतलब हम जो ब्लेंडेड कोल बनाएंगे बायोमास को मिक्स करके उसमें हमारा एस कंटेंट काफ़ी कम होगा। तो एस हैंडलिंग की हमारी कॉस्ट जो है वो भी हमारी कम हो जाएगी। उसके अलावा हमने अल्टीमेट एनालिसिस भी किया, तो उससे हमको पता चला कि इसके अंदर क्या क्या हमारे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब भी हमको डिटेल में पता चल गया। तो जैसा हम देख रहे हैं कि 100% कोल में नाइट्रोजन और सल्फर कंटेंट ज़्यादा है, बायोमास में नाइट्रोजन और सल्फर कंटेंट कम है। तो वो कम होने से हमारा फायदा क्या हुआ, एनवायरमेंटली फायदा हुआ कि अगर सल्फर कंटेंट कम है तो मतलब जो हम लोग बर्न करेंगे बायोमास ब्लेंडेड कोल को, तो सॉक्स का जो एमिशन होता है जो कि बहुत हार्मफुल होता है हेल्थ के लिए, वो भी हमारा कम होगा। तो मैं हर तरह से हमें बेनिफिट इसमें मिलेगा। एक उसको हमने जला करके कंबसन एनालिसिस भी किया उसका, कि पता करने के लिए कि भाई कितने बार वो जलना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कि हमने मिल के अंदर डाला, मिल के अंदर ही बर्न हो गया, बॉयलर से पहले ही कोल का एटॉक्सी के अंदर बर्न हो गया, तो उसके लिए हमको इस एनालिसिस को करना पड़ा जलाने के लिए। वो हमने पायलट प्रोजेक्ट में सब चीज़ें की। तो उसमें हमने पाया कि जो बायोमास सैंपल है वो तो हमारा 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका डीवोलेटाइजेशन स्टार्ट होता है। डीवोलेटाइजेशन मतलब जो भी वोलेटाइल कंटेंट था वो हमारा इवॉल्व होना स्टार्ट हो गया। और तो उससे हमारा ये कंक्लूजन निकला कि हमें टेम्परेचर पर बड़ा ध्यान देना है। टेम्परेचर बायोमास के केस में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कोल के केस में हमें कोई दिक्कत नहीं आती है, बायोमास के केस में हम लोग 200 डिग्री के ऊपर नहीं जाते हैं, क्योंकि 200 डिग्री के ऊपर अगर जाएंगे तो हमारा आग लगने का खतरा है। उस खतरे से बचने के लिए हमने टेम्परेचर को फिक्स कर दिया कि अगर हम पल्वराइज करेंगे तो टेम्परेचर को इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है। और चूँकि वोलेटाइल मैटर कंटेंट ज़्यादा है तो हमारा ये जलता भी बहुत जल्दी है एज कम्पेयर टू कोल। उसके अलावा कुछ को कैसे हम लोग हैंडल करते हैं बायोमास को, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में मैं बता दे रहा हूँ कि जो 4 स्टेप्स रहते हैं। पहले रिसिप्ट एंड अनलोडिंग ऑफ बायोमास जो ट्रक में हमारे पास आता है, उसके बाद हम बायोमास को स्टोर करते हैं, उसके बाद फाइनली हम उसको बंकर में फीड करते हैं। तो जो ये जो प्लेटफॉर्म एक बनाया हुआ है, ये बायोमास सैंपल कलेक्शन प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। ये पावर प्लांट के अंदर बनाया हुआ है हमने, क्योंकि जैसे जो ट्रक आता है हमारा जो 20 टन कैपेसिटी के आसपास उसका बायोमास का ट्रक रहता है, उसमें हम लोग इसके ऊपर चढ़ करके ट्रक से हम लोग सेफली सैंपल कलेक्ट करते हैं, जिससे कि कोई सेफ्टी इंसिडेंट ना रहे हमारा। उसके बाद जो ट्रक आता है वो वेंडर, जो उसके साथ वेंडर की टेस्ट रिपोर्ट भी आती है। उसके बाद हम लोग यहाँ से सैंपल कलेक्ट करते हैं, इस प्लेटफॉर्म पर चढ़कर। सैंपल कलेक्ट करने के बाद इसमें सबसे पहले तो हम लोग मॉइस्चर चेक करते हैं कि मॉइस्चर के लिए हमारे पास ये नीचे जो मशीन है इंफ्रारेड मॉइस्चर एनालाइजर, इसको हम लोग यूज करते हैं। इससे मॉइस्चर हम ऑन द स्पॉट पता चल जाता है कि उस सैंपल में कितना मॉइस्चर है। अब मॉइस्चर पता चल गया तो मॉइस्चर के बेसिस पे क्या है, बायोमास का रिजेक्शन भी होता है कि बायोमास का अगर मान लीजिए मॉइस्चर हमारा 14% से ज़्यादा अगर हुआ तो वो ट्रक हमारा ऑन द स्पॉट रिजेक्ट हो जाएगा, उसको हम लोग अनलोड नहीं करेंगे। अगर बायोमास का हमारा जो डिजायरेबल मॉइस्चर है हम चाहते हैं कि 8 से 10% के बीच में रहे। जब मॉइस्चर हमने चेक कर लिया, हमने सैंपल पास कर दिया कि हाँ मॉइस्चर ठीक है, उसके बाद जो वेंडर का जो पेमेंट होना है वो बेस्ड ऑन जीसीबी एंड वेट होना है, तो उसको चेक करने के लिए हम लोग फर्दर सैंपल को भेज देते हैं केमिस्ट्री लैब में। वहाँ पर उसका जीसीबी, फाइन्स और पार्टिकल साइज का चेकिंग करते हैं, उसके बेसिस पे फिर हमारा उसका बायोमास का पेमेंट होता है। तो हमारा बायोमास का मॉइस्चर के बाद हमने उसका ट्रक का वेट ले लिया। ट्रक का वेट लेने के बाद उसको हमने जब मॉइस्चर में पास हो गया तो हमने उसको अनलोड कर लिया। अनलोड करने के बाद हमने खाली ट्रक का हमने वेट ले लिया, तो उस समय बायोमास का हमें टोटल वेट पता चल गया कितना हमारा वेट है। उसके बाद जो ये इनिशियल फेज की फोटो है, जब शुरुआत जब बायोमास का पैलेट भेजना स्टार्ट ही हुआ था तो शुरू में हमारा क्या है कि बैग्स के अंदर आता था।
अब बैग्स में क्या है कि अनलोड करना बड़ा मुश्किल काम है कि आपको हर बैग को खोलना है फिर उसको अनलोड करना है, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो वो अभी मना हो गया है। अभी जो आता है हमारे का बायोमास वो हमारे ट्रक में आता है लोड होकर के। तो ट्रक का क्या फ़ायदा रहता है, क्योंकि जैसा साई सर ने बताया कि 5% बायोमास हमें यूज करना है थर्मल पावर प्लांट को, तो हमें डेली रिक्वायरमेंट बायोमास की काफ़ी अच्छी खासी है। तो अगर हम ऐसे बैग्स में अनलोड करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ट्रक्स में क्या फ़ायदा है कि ट्रक ट्रिपलर फैसिलिटी हमारे पास होती है, ट्रक को डायरेक्ट हम लोग एक बार में पूरे बायोमास को एक बार में अनलोड कर देते हैं। तो 5% के अकॉर्डिंग हमको टन्स ऑफ बायोमास को हैंडल करना है, तो डेली हम कितनी भी ट्रक आए उसको बहुत ईजिली हैंडल कर सकते हैं। ये हमारी फ्यूचर स्कीम रहेगी पावर प्लांट में जो हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि स्टोर की भी एक प्रॉब्लम है। धीरे धीरे जैसे बायोमास का पहले तो क्या सप्लाई अवेलेबल नहीं थी पीजीडी बायोमास की, धीरे धीरे क्या सप्लाई इंप्रूव हो रही है, सप्लाई चेन इंप्रूव हो रही है। तो पहले जैसे हमारे पास दादरी की भी अगर बात करें तो करीब 2-2 महीने तक बायोमास नहीं आता था। अब हमारे पास डेली लगभग 300 से 400 टन बायोमास डेली अवेलेबल हो रहा है लगभग 2 महीने से। तो अब बायोमास का स्टोर की तो प्रॉब्लम है ही नहीं, तो उसके लिए ये है कि 750 टन कैपेसिटी के 2 साइलो खड़ा करेंगे और एक ट्रक टिपलर फैसिलिटी और डेवलप करेंगे। उन दोनों ट्रक टिपलर से हमारा बायोमास को अनलोड करेंगे बल्क रिसीविंग यूनिट में, और उसके बाद बकेट एलिवेटर को यूज करके ये बायोमास हमारा भेजा जाएगा साइलो में। साइलो में वो स्टोर रहेगा, और जब भी हमको बायोमास की जरूरत है तो जो हमारे पास ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग कन्वेयर है उससे बायोमास को डायरेक्ट हम लोग बंकर तक भेज सकते हैं, ट्रांसफर पॉइंट पर भेज सकते हैं जहाँ पर उसकी ब्लेंडिंग होगी। ये तो अनलोडिंग की बात हो गई। स्टोरेज की तरफ अगर जाएं तो जैसा मैं बीएम कंटेंट की तरफ फोकस किया कि बीएम कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो हमारा बायोमास पैलेट का में जो एरिया है डेजिग्नेटेड एरिया अनलोडिंग वाला वो भी डिफरेंट किया हुआ है कोल से, क्योंकि इसमें क्या आग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो उसमें फायर फाइटिंग फैसिलिटी भी हमने प्रोवाइड कराई हुई है कि जिससे उसमें आग लगे, अगर बाई चांस कुछ होता है तो हम लोग तुरंत उसमें आग बुझा सकते हैं उसको। ये जब सीडेड इसके अलावा जो हमारे बंकर रहते हैं, बंकर वो है जो हम लोग जो पल्वराइज करने वाले हैं, तो उसके पल्वराइज करने से पहले वहाँ पर कोयला हमारा स्टोर हो रहा है मिल के ऊपर, उसको हम लोग बंकर बोलते हैं। तो बंकर जिसमें हमें कोयला फीड करना है वो भी हमको पावर प्लांट में जैसे 2 डिपार्टमेंट होते हैं, तो फ्यूल हैंडलिंग डिपार्टमेंट होता है, एक ऑपरेशन डिपार्टमेंट होता है। फ्यूल हैंडलिंग बेसिकली वो अनलोडिंग और उसको जो हमारा जो बॉयलर तक आप भेजना है उसको मैनेज करता है। ऑपरेशन डिपार्टमेंट उसको जलाना है, कैसे पैरामीटर मेंटेन करने हैं वो ऑब्जर्व करता है। तो बंकर किस बंकर में हमें बायोमास डाला जाएगा वो हमें ऑपरेशन और जो फ्यूल हैंडलिंग डिपार्टमेंट है दोनों मैनेज करके अपना फीड करते हैं। तो ब्लेंडिंग रेशियो हम लोग मेंटेन करते हैं 5 to 10%। उसके अलावा जब कन्वेयर में हम लोग बायोमास की ब्लेंडिंग हो चुकी फीडिंग हो चुकी है, उसके बाद हम लोग ट्राई करते हैं कि उसको पूरा कंप्लीटली क्लीन कर लें, कुछ भी हमारा लेफ्ट ओवर उसके अंदर ना हो जिससे आग लगने का चांस रहे। जो ये हमारा रैक एंड पिनियन गियर अरेंजमेंट है जो ब्लेंडिंग के लिए जो हमारे पावर प्लांट में बनाया हुआ है। जैसे शुरुआत में जो 2 ट्रक बायोमास आया था तो उसको तो हमने क्या है कि यार्ड में ही मिक्स करके फिर हमने डायरेक्ट बंकर में भेज दिया। अब उसके बाद ज़्यादा क्वांटिटी के लिए फिर हमने ये रैक एंड पिनियन में गियर का अरेंजमेंट कर दिया कि हमारा फिक्स क्वांटिटी और बायोमास कंटिन्यूसली फीड होगा कन्वेयर में, और कन्वेयर से फीड होकर के फिर हमारा ट्रांसफर पॉइंट जाएगा। ट्रांसफर पॉइंट में फिर हमारा कोयला आएगा, जैसे ये पे लोडर के थ्रू ये जो अपने हॉपर दिख रहे हैं, इस हॉपर में हम लोग पे लोडर के थ्रू हम लोग बायोमास को डाल रहे हैं। इसके नीचे हमारे कन्वेयर लगी हुई है, उन कन्वेयर में हमारा ये बायोमास ये हॉपर जो है इसमें हम लोग बायोमास को डाल रहे हैं। बायोमास को डालने के नीचे कन्वेयर लगी हुई है, कन्वेयर से फिर हमारा बायोमास फिर हमारा ट्रांसफर पॉइंट में जाएगा। ट्रांसफर पॉइंट पे फिर हमारा कन्वेयर ये बायोमास और कोयला मिक्स होगा। ये हमारा इसके नीचे की कन्वेयर है जो रैक एंड पिनियन गियर के अरेंजमेंट के बाद यहाँ कन्वेयर पे हमारा बायोमास आ रहा है। बायोमास हमारा जाने का तरफ ये जा रहा है ट्रांसफर पॉइंट की तरफ। ट्रांसफर पॉइंट में जाने के बाद जो हमारा कोयला है, कोयला ऑलरेडी हम लोग लेकर आ रहे हैं यार्ड से थ्रू रिक्लेमा कवर, तो वहाँ से हमारा जो कोयला आया और इधर से हमारा बायोमास आया कन्वेयर से। तो दोनों कोयला और बायोमास को हमने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद हमने जो ब्लेंडिंग हमने फिक्स करके जितनी ब्लेंडिंग हुई उसके बाद हमने जो हमने आइडेंटिफाइड बंकर है, उन्होंने बंकर आइडेंटिफाई किया किस बंकर में फीड करना है, उस बंकर में हमने बायोमास को फीड कर देते हैं। सैंपल कलेक्शन की जो हम बात कर रहे थे उसका भी प्रोसीजर किया हुआ है कि जैसे कि आपको टॉप 25 सेंटीमीटर का एरिया हम लोग रिमूव कर देते हैं, उसका रैंडमली 4-5 जगह से स्पॉट से हम लोग सैंपल लेते हैं। फिर उस सैंपल का जैसा मैंने बताया मॉइस्चर जीसीडी सब चेक करते हैं। अब इसमें भी आजकल क्या है जो प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं कुछ टाइम से 10-15 दिनों से, कि जो आजकल क्या करने लगे कि कुछ वेंडर कि ऊपर में तो बायोमास बहुत अच्छा आता है
कि जहाँ से सैंपल कलेक्ट होता है 3 से 4 फुट के बीच में तक बायोमास बहुत अच्छा मिलेगा। उसके बाद नीचे पता चल रहा है कि मड पाउडर इस टाइप का मटेरियल आ जाता है, कई बार पोल्ट्री वेस्ट तक निकला है बायोमास में। तो इसके ऊपर भी मिशन से मैं थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जो सैम्पलिंग का प्रोसीजर है इसको भी थोड़ा हमें रिवाइव करने की या रिव्यू करने की जरूरत है, क्योंकि क्या हो क्या रहा है इससे कि अब जो खराब बायोमास जो आ रहा है, जो कम क्वालिटी का, लो डिग्रेडेशन का या फिर हाई मॉइस्चर का बायोमास जो आ रहा है हमारा, उसको हम लोग फीड तो कर दे रहे हैं, पर उसके बाद भी हमारे मिलिंग साइड में, फीडिंग साइड में उसमें प्रॉब्लम आ रही है। इसकी वजह से कई बार तो ऐसा हुआ है कि इतना ज़्यादा पोल्ट्री वेस्ट तक मिला देते हैं कि उसमें बहुत फाउल स्मेल क्रिएट हो जाती है आसपास के एरिया में। बता देता हूँ कि उसमें जैसे जो सैंपल हमने कलेक्ट किया उसको मिक्स कर लिया, फिर उसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट जो रहता है वो एनटीपीसी के पास रहता है, दूसरा पार्ट सेलर के पास जाता है, जो तीसरा पार्ट है वो रेफरी पर्पस के लिए होता है। अगर कोई डिस्टेंसली हमने 3 mm की जो छलनी है उससे हमने सैंपल को पास कराया, 3 mm की छलनी से के बाद जो हमारा सैंपल जो पास होना चाहिए 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 5% से ज़्यादा पास हो जाए तो मतलब उसमें साइंस बहुत ज़्यादा है, कचरा बहुत ज़्यादा है, या धूल मिट्टी मड सिलिका ये सब ज़्यादा है उसके अंदर। उस केस में क्या है कि पेनल्टी का प्रोविजन है कि अगर फाइन 5% से ज़्यादा हुआ तो सूटेबल। थैंक यू सर। उसके अलावा फिर हमने जो सैंपल को भेजा है लैब में जीसीवी चेक करने के लिए। अब जीसीवी जो है हमारा, जो डिजायरेबल जीसीवी है हमारा कि वो 2800 किलो कैलोरी पर केजी से के बराबर या उससे ज़्यादा जीसीवी हमारा बायोमास का होना चाहिए। बट समटाइम्स नॉर्मली जीसीवी हमारे से ज़्यादा ही रहता है, बल्कि 3300 3400 तक रहता है। और अगर अच्छा जीसीवी आ रहा है तो जीसीवी के अकॉर्डिंगली पेमेंट भी वेंडर को ज़्यादा मिलता है। बट अगर मान लीजिए वो 2800 से नीचे का अगर जीसीवी दे रहा है तो उस केस में क्या रहता है कि उसको वार्निंग लेटर इशू किया जाता है कि भाई दोबारा रिपीट ना हो। और नो अगर मान लीजिए बार रिपीटेड ऑफेंस आ रहा तो कॉन्ट्रैक्ट भी कई बार कैंसिल किया जा सकता है, क्योंकि क्या है कि 2800 से नीचे का जीसीवी को बर्न करने में पावर प्लांट की अपनी खुद की टेक्निकल प्रॉब्लम्स है। एक्चुअली इस प्रेजेंटेशन का मेन पर्पज ये है कि पावर प्लांट की भी जो रीजंस है कि भाई क्यों आपका ये पेनल्टी लगा रहे हैं, क्यों हम लोग ये अपना जीसीवी के बेसिस पे पेमेंट कर रहे हैं, तो वो आप सब लोगों को थोड़ा आइडिया लगे। एनटीपीसी दादरी की अगर बात करें तो जो 2017 में हमने पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, उसमें हमने सबसे पहले एक मिल को हमने सिलेक्ट किया। दादरी में हमारी 6 यूनिट हैं, 4 यूनिट हमारी 210 मेगावाट की है, 2 यूनिट हमारी 500 मेगावाट की है। तो एक यूनिट हमने सिलेक्ट किया 4 नंबर यूनिट का, उसका हमने एक मिल में हमने पहले 5% पैलेट और 95% कोल हमने फायर किया, क्योंकि पहली बार किया गया था इसलिए हमने थोड़ा प्रिकॉशन लेके स्टेप बाई स्टेप हमने ब्लेंडिंग बढ़ाई। उसके बाद हमने 10% ब्लेंडिंग की। 10% ब्लेंडिंग की जब फायरिंग हमारी सक्सेसफुल हो गई एक मिल में, उसके बाद हमने जितनी भी रनिंग मिल थी उसमें फुल लोड पे हमने बायोमास को फायर किया। और उसके बेसिस पे हमारे जो रिजल्ट्स निकले, परफॉर्मेंस एनालिसिस हमने जो किया, उसके बेसिस पे हमने पावर प्लांट में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस वगैरह भी किए, हैंडलिंग साइड में, स्टोरेज साइड में, ऑपरेशनल साइड में, ये सब हमने किया। फाइनली इन द 4th December 2018 कमर्शियल को फायरिंग ऑफ बायोमास वाज स्टार्टेड इन दादरी स्टेज 1। और जो हमारा एक्सपीरियंस था स्टेज 1 का, उसी के बेसिस पे हमने 2020 में भी स्टेज 2 में भी कमर्शियल को फायरिंग ऑफ बायोमास स्टार्ट कर दिया। ये पल्वराइजर है जिसकी मैं काफी देर से बात कर रहा था कि पल्वराइज हमको करना है, बायोमास को पल्वराइज करना है। तो जैसा उसमें हमको दिख रहा है ना कि सबसे ऊपर एक जो हमारा, जैसे ये हमें दिख रहा है, ये हमारा बंकर वाला है एक दिखाने के लिए। इस बंकर के अंदर ही हमारा बायोमास और कोल मिक्स होकर के भरा हुआ है। ये जो बना हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं फीडर। फीडर का काम क्या है कि जितना भी बायोमास हमारा बंकर में भरा हुआ है उसको कंट्रोल तरीके से हम लोग मिल के अंदर लेके जाए, इसको बोलते हैं मिल या पल्वराइजर। यहाँ पर हमारा जितना भी जो कोयला है या बायोमास है उसको हम लोग पीस रहे हैं। और ये जो लाइन दिख रही है हमारी, 2 लाइन दिख रही है, एक टॉप लाइन दिख रही है, बॉटम लाइन दिख रही है। जो टॉप लाइन है ये हमारी एयर की लाइन है, ये काफ़ी गर्म रहती है, जिसका टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। ये वाली जो लाइन है इसका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर रहता है। तो ये हम दोनों एयर लाइन मिक्स होकर के जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की जो लाइन है वो हमारी पल्वराइजर में जाती है, मिल के अंदर जाती है। उसके बाद यहाँ से 4 पाइप निकले हुए हैं, ये चारों पाइप हमारे जा रहे हैं बॉयलर के अंदर। ये बॉयलर को रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये चारों पाइप हमारे बॉयलर के अंदर जा रहे हैं। तो जो भी हमारा कोयला पिसा वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर एयर के साथ उसको कैरी करके हमारा बॉयलर तक जा रहा है। तो ये हमारा वो क्रशर आउटपुट के बाद फीड करते हैं, मतलब कोयले को हमने पहले क्रश किया, उसके बाद जो उसका आउटपुट आया उसी में हम लोग डायरेक्ट पैलेट में मिला देते हैं। क्योंकि जो पैलेट की जो बायोमास की जो प्रॉपर्टी होती है उसकी ग्राइंडेबिलिटी बहुत पुअर होती है, वो पीसना उसको बहुत मुश्किल होता है।
तो नॉर्मली एक तरह से वो अनडेंसिफाई ही होता है मिल के अंदर, एलोंगेट ही होता है। अगर मान लीजिए ब्रेक हम लोग यूज करते हैं तो उस केस में क्या होगा, उसके जो पार्टिकल साइज है उनका साइज बहुत ज़्यादा होगा, ग्राइंडेबिलिटी तो ऑलरेडी पुअर है। तो मिल जो चला रहा है, मिल कैसे रोटेट हो रहा है, एक मोटर लगी रहती है जो मिल को रोटेट करती रहती है। अगर मान लीजिए ब्रेक इसमें डाल दिया तो क्या होगा, ग्राइंडेबिलिटी तो ऑलरेडी पुअर थी, ब्रेक का साइज हमारा ज़्यादा है, तो मिल का करंट इतना ज़्यादा हो जाएगा कि या तो वो ओवरलोड पर ट्रिप हो जाएगी या वो मिल चल ही नहीं पाएगी, मोटर भी चल सकती है, तो हम लोग ब्रेक को नहीं चला पाएंगे। दूसरा क्या होगा, उसका जो पार्टिकल साइज रहेगा वो भी इतना ज़्यादा रहेगा कि वो हमारा क्लासीफायर से जो चारों पाइप में हमारा जो बायोमास और जो पिसा हुआ कोयला बायोमास एंड जो एयर के साथ जो जा रहा है वो यहाँ से पास ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा पिस तो रहा नहीं है, वो केवल डायरेक्ट जो छोटा पार्टिकल है वो हमारा उधर जा रहा है। तो उस केस में हमारा क्या है कि मिल भी चोक होने लग जाएगी, मिल के अंदर ही हमारा पूरा रोटेट होता रहेगा, चोक होता रहेगा, फाइनली क्या होगा, मिल के अंदर आग भी लग सकती है। तो इसलिए हमारा जो पैलेट का जो हमने स्पेसिफिकेशन डिसाइड किया है उसमें ये किया कि हम केवल पैलेट ही हम लोग यूज करेंगे, ब्रिक को हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ मॉडिफिकेशन है, थोड़ा सा ब्रीफ में मैं बता देता हूँ जो हमने किए थे मिल के अंदर यूज करने के लिए। कि जो जैसे नॉर्मली हमारा जो रहता है ना, जो अगर हम 100% कोल को बंद कर रहे हैं तो उसमें हमारा टेम्परेचर का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, बट क्योंकि अगर हम बायोमास बंद कर रहे हैं तो हमारा टेम्परेचर का रेस्ट्रिक्शन आ जाता है कि इनलेट टेम्परेचर हमारा जो है, जो बायोमास के अंदर जो आ रहा है वो हमारा 200 डिग्री से क्रॉस नहीं होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंगली क्या है कि कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एरिया ने एक हमारा एक मोड दे दिया, बायोमास मोड, कि अगर बायोमास मोड को ऑन कर देंगे तो हमारा सिंपली जो है कंट्रोल जो रहेगा टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा कि 200 डिग्री से ज़्यादा इनलेट टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, और अगर ऑफ है तो हम कोयले को यूज करते रहेंगे, क्योंकि क्या कंटिन्यूस इनलेट टेम्परेचर कम चलाने में भी हमारी एक समस्या है कि हमारी बॉयलर की एफिशिएंसी हमारी डाउन हो रही है, हमारे सारे पैरामीटर्स हमारे डेविएट हो रहे हैं। तो उसको भी हम लोग जब बायोमास को बंद करते हैं तभी केवल हम इस मोड को ऑन करेंगे, अदरवाइज के इस मोड को ऑफ रखेंगे, जिससे कि हमारा क्या मैक्सिमम हम एफिशिएंसी गेन कर सकें बॉयलर की। उसके अलावा क्या है हमारा एक, मान लीजिए हमने फायर के लिए इतने सारे प्रिकॉशन ले लिए, बट मान लीजिए उसके बाद भी मान लो आग लगी गई मिल के अंदर, तो उसके लिए भी प्रोटेक्शन होता है, एक सिस्टम होता है, इसको बोलते हैं मिल इनर्टिंग सिस्टम। मिल इनर्टिंग सिस्टम बेसिकली क्या है, एक स्टीम की लाइन होती है, जो भाप होती है उसकी लाइन होती है हाई प्रेशर वाली, जो हमारी मिल के पास कनेक्टेड रहती है। तो उसमें क्या एक नॉर्मली मैनोवॉल लगा रहता है कि मान लीजिए मिल में अगर आग लगी गई तो उस मैनोवॉल को लोकल से खोल करके आग को बुझा सकते हैं, फायर को क्वेंच कर सकते हैं। बट अब चूंकि बीएम कंटेंट बायोमास में ज़्यादा है, अब अगर हम इसको आग लगने के बाद हम लोकल में जाएंगे खोलेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उस केस में हमारा इंटरनल डैमेज हो सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया कि एक छोटा सा मॉडिफिकेशन कर दिया कि मैनोवॉल के बाद एक मोटराइज वॉल दे दिया। मोटराइज वॉल का फायदा क्या रहा कि अब ये कंट्रोल रूम में हमारे पास इसका अवेलेबल हो गया कि कंट्रोल रूम में जब भी ऑपरेटर चाहेगा, जिसको लगा कि मिल में आग लग गई है, तो उसको मोटराइज वॉल को लोकल से कंट्रोल रूम से खोल देगा तो हमारी फायर ऑटोमेटिकली क्वेंच हो जाएगी। उसके अलावा क्या है, अब कंट्रोल रूम में ऑपरेटर बैठा है, लोकल में बायोमास आपका पिस रहा है, तो उसको तो कुछ पता चलता नहीं, उसके पास तो सिंपली पैरामीटर्स होते हैं कि कैसे हमारा जल रहा है। तो उसके लिए जो चारों पाइप जो हैं जो बॉयलर में हमारे जा रहे हैं उसका भी टेम्परेचर कंट्रोल रूम में दे रखा है कि अगर मान लीजिए किसी लोकल पाइप में अगर आग लग गया तो हमें कंट्रोल रूम में पता चल जाए, अकॉर्डिंगली जो हमारा इंजीनियर है वो एक्शन ले सके, ऑपरेटर है वो हमारा एक्शन ले सके। ये नॉर्मल पैरामीटर्स हैं, वो ज़्यादा डिटेल डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि थर्मल पावर प्लांट्स के लोग तो है भी नहीं। तो टेम्परेचर हमारा मेंटेन करते हैं 180 डिग्री के आसपास। जो हमारा जैसे मान लीजिए हाई प्रेशर एयर हम यूज कर रहे हैं उसका प्रेशर हम नॉर्मली थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं, जिससे कि क्या है कि कुछ भी हमारा पैलेट का पिसा हुआ पार्ट हमारा कोल पाइप में या मिल के अंदर ना बचे, जिसको थोड़ा सा हायर साइड में मेंटेन करते हैं। एक हम लोग मिल की पर्जिंग भी बहुत करते हैं। पर्जिंग तो नॉर्मल प्रोसेस है जो हम लोग चलाते हैं पल्वराइजर को, कि जैसे मिल को बंद किया तो सारा जितना बचा कुचा जो भी कचरा है या बचा हुआ कोयला है वो सब बाहर निकाल देते हैं मिल जेट के थ्रू। बट इन केस ऑफ बायोमास को फायरिंग वो हमारा बहुत मैंडेटरी हो जाता है कि कुछ भी हमारा उसके अंदर ना रहे, पता चला कि बंद मिल के अंदर ही आग लगी, इसलिए हम लोग पर्जिंग जरूर करते हैं। उसके अलावा उसके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, चाहे टेम्परेचर हो गया, चाहे मिल का करंट हो गया, वो सब भी ऑब्जर्व करते हैं हम लोग। जो सबसे पहले अगर को फायरिंग स्टार्ट कर रहे हैं, पहली बार अगर को फायरिंग कर रहे हैं तो उस केस में क्या लोकल ऑपरेटर भी हमारे डिप्यूट होते हैं जो मिल के पास रहते हैं, जो मिल को देखते हैं हमारे, उनका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो भी अपना देख करके बताएंगे कि फर्स्ट रिपोर्ट उधर से ही आएगी कि हमारे मिल में कोई प्रॉब्लम है या मिल में कोई साउंड आ रहा है या फिर पल्वराइजर में हमारा आग लगने वाली है या टेम्परेचर चेंज हो गया, तो सब चीज़ें लोकल से पता चल जाती है। तो वहाँ पर हमें लोकल ऑपरेटर को डिप्यूट करना पड़ता है परमानेंट। उसके अलावा जो बायोमास रहता है अगर उसको बंद कर रहे हैं तो कई बार क्या है हमारी क्लिंकरिंग टेंडेंसी भी हो जाती है। क्लिंकरिंग क्या रहता है, सिंपली जो हमारी एस जनरेट होती है वो आपस में फ्यूज होकर के चिपक जाती है और बहुत बड़ा मास बना लेती है। अगर वो बहुत बड़ा मास गिरेगा बॉयलर के अंदर
तो हमारा क्या है कि बॉयलर भी ट्रिप हो सकता है, हमारा यूनिट ट्रिप हो सकती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए थोड़ा सा इनिशियली फर्नेस के टेम्परेचर वगैरह भी हमको देखने पड़ते हैं। ये एक स्लिप बनाई है, एक फॉर्मेट हमने बनाया है दादरी में कि जैसे कि बायोमास फायरिंग अगर होगी तो जो हमारा फ्यूल हैंडलिंग डिपार्टमेंट है जो बायोमास को फीड कर रहा है बंकर कर, वो ये स्लिप बना करके ऑपरेशन डिपार्टमेंट को भेजेगा। अब इस स्लिप में क्या है कि सारी हमारी यूजफुल इंफॉर्मेशन है जो हमें चाहिए, कि जैसे सबसे ऊपर उसमें दे रखा है कि बायोमास की कितनी क्वांटिटी उसने डाली है, जैसे 50 टन क्वांटिटी उसने डाली है और किस बंकर में डाली है, जैसे लिखने लिखा है 5 फर्क का, इसका मतलब मुझे यूनिट 5 में फर्क का मिल के अंदर उसने 50 टन बायोमास डाला है। और कितना ब्लेंडिंग रखा है वो सबसे 15 नंबर कॉलम में दिख रहा है कि 8.5% उसने ब्लेंडिंग मेंटेन की है। और बंकर जैसे हमारा नॉर्मली 25 मीटर हाइट का होता है, तो 25 मीटर में किस हाइट से लेके किस हाइट तक उसने बायोमास फीड है, उसके अलावा कोयला है हमारा। अब उससे फायदा क्या हो रहा है, कंट्रोल रूम वाले को पता चल गया कि कितना टाइम लगेगा मोटा मोटा कि जब हमारा बायोमास जो है मिल तक आ जाएगा, क्योंकि बायोमास बोर्ड हम तभी सर्विस में लेते हैं जब हमारा बायोमास को हमको पीसना है, अदरवाइज वो नॉर्मल बोर्ड सर्विस में लेते हैं। तो उस केस में वो ऑपरेटर जो ऑलरेडी बायोमास बोर्ड को सर्विस में ले सकता है। ये प्रोसेस है, इसको तो डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि टेक्निकल है। ये बायोमास मोड के बारे में मैं बता दिया थोड़ा सा ब्रीफ में। अभी क्या है कि जो हमारा झज्जर वाला प्लांट है इसके अंदर भी हमारी काफ़ी टेस्टिंग वगैरह हुई है कि जैसे क्योंकि क्या है पावर प्लांट्स को जेनकोच को जो प्रॉब्लम आ रही थी कि इतना कम टेम्परेचर हम मेंटेन कर रहे हैं, तो उसमें हमारा क्या है कि APC भी बढ़ रहा है, हमारा फीडिंग भी हमारी कम हो जा रही है, एक्स्ट्रा मिल भी हमको चलानी पड़ रही है। तो उसमें क्या है कि अब टेम्परेचर को धीरे धीरे बढ़ा के स्टेप बाय स्टेप बढ़ा करके 240 तक हम लोग लेके गए हैं, तो वहाँ पर वो सक्सेसफुल रहा है। अब दादरी में भी उसकी टेस्टिंग हो रही है, तो जब वो पूरा हो जाएगा तो उसके बाद उसको रिव्यू करके फिर ये मॉडी उसको रिवाइज किया जाएगा। अभी इसमें जो रहेगा नए प्रोसीजर में उसमें हमारा इनलेट टेम्परेचर 240 तक हम लोग रखेंगे और आउटलेट टेम्परेचर 65 रहेंगे, दोनों का सेट पॉइंट हम लोग दे पाएंगे। ये सिंपल प्रोसीजर है, इसको स्किप कर देते हैं। अगर मान लीजिए मिल में आग लगती है तो उस केस में हमको क्या करना है, इसमें क्या है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है जो सारे थर्मल पावर प्लांट में अवेलेबल होता है, जो कोल फायरिंग के केस में भी रहता है हमारा। तो वही सेम प्रोसीजर हम लोग बायोमास फायरिंग में भी यूज करेंगे, वही उसमें कुछ अलग नहीं करना है। बस हमारे पास बस एक एडिशनल फैसिलिटी और हो गई कि हमारे पास मोटराइज वॉल्व भी है कि अगर मालूम हुई तो हम कंट्रोल से तुरंत मोटराइज वॉल्व को खोल के स्टीम उसके अंदर एडमिट कर सकते हैं, फायर को तुरंत बुझा सकते हैं। बाकी उसके अलावा सब सेम रहता है। ये बॉयलर का परफॉर्मेंस है तो ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। मेनली तो ये मान लीजिए कि अगर हम लोग जब बायोमास को जला रहे हैं तो उससे हमारा बॉयलर का एफिशिएंसी तो थोड़ा सा डिप हो ही रहा है, क्योंकि हम लोग टेम्परेचर हम लोग कम मेंटेन कर रहे हैं। उसके अलावा हमारा क्या है कि ऑक्सिलरी पावर कंजम्पशन जो है, जो पावर प्लांट को रन करने के लिए जो इक्विपमेंट होते हैं वो कितनी पावर ले रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी पावर। तो वो ऑक्सिलरी पावर का कंजम्पशन भी हमारा बढ़ जा रहा है। वो क्यों बढ़ जा रहा है, तो जैसे मैंने बताया कि जो बायोमास होता है वो ग्राइंडेबिलिटी उसकी पुअर होती है, आसानी से वो पिसता नहीं है। अगर कोई चीज़ आसानी से नहीं पिसेगी तो क्या होगा, मिलकर करंट बढ़ेगा, मोटर का ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मोटर का करंट बढ़ेगा। तो हमारा मिलकर करंट बढ़ रहा है, हमारा जो फैन हम एक्स्ट्रा एयर जो दे रहे हैं उसकी वजह से हमारा उसमें करंट बढ़ रहा है, तो ओवरऑल हमारा पावर कंजम्पशन हमारा बढ़ रहा है। हम उसके अलावा एक एक्स्ट्रा कन्वेयर चला रहे हैं बायोमास को फीड करने के लिए, तो वो सब हमारा पावर का कंजम्पशन हमारा बढ़ रहा है बायोमास को फीड करते हुए। उसके अलावा जो एमिशन पैरामीटर्स हैं वो हमारे कम होते हैं, क्योंकि सॉक्स नॉक्स मैंने बताया जो अल्टीमेट एनालिसिस की रिपोर्ट थी कि कंटेंट कम है तो हमारा सॉक्स नॉक्स एमिशन भी हमारा कम होता है। ये इसको डिस्कस नहीं करते हैं, टेक्निकली है। तो जो हमारी बायोमास हैंडलिंग के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट है कि ट्रक टेम्पलर की फैसिलिटी में चाहिए होती है, उसके लिए वेब्रिज कैलिब्रेटेड फॉर द वेइंग ऑफ द ट्रक्स ये अवेलेबल होना चाहिए। क्लोज साइड हमारे पास होनी चाहिए, हमें साइल अवेलेबल होना चाहिए बायोमास को स्टोर करने के लिए। उसके अलावा पे लोडर एक होना चाहिए कि बायोमास हमारे पास स्टोर तो किया हुआ है, अगर हमको ओपन में स्टोर किया हुआ है तो उसको जो हॉपर में फीड करना है उसके लिए पे लोडर एक होना चाहिए जिससे फीड कर सकें जरूरत पड़ने पर। एक प्लेटफॉर्म इरेक्ट करना जरूरी होता है बायोमास का सैंपल कलेक्ट करने के लिए। उसके अलावा CCTV होना चाहिए, जैसे कि क्या है कि आप जैसे कि हमारे लोकल में कहीं भी कोई मिस हैपनिंग होती है तो कंट्रोल रूम में बैठ कर आप भी देख सकें कि कहीं पर कोई आग लग रही है, तो CCTV प्रोवाइड करना बहुत जरूरी होता है। उसके अलावा मीथेन CO मल्टी गैस डिटेक्टर भी प्रोवाइड कराने पड़ते हैं। बहुत टाइम तक मान लीजिए स्टोर है, उसकी क्वालिटी इंटीरियर हो रही है तो गैसेज रिलीज होती है, तो पता चला कि एक जगह स्टोर है उसी में आग लग गया, तो उसके लिए भी हमें डिटेक्टर होने चाहिए। अगर गैसेज रिलीज होने लगे तो पता चल जाए। फाइनली जो हमारा बेनिफिट्स है फॉर रेसिड्यू ऑफ बायोमास पैलेट्स कि जैसे ये 2022 तक का डेटा है, 2022 तक हम लोगों ने लगभग 21,000 टन यूज कर लिया था बायोमास। अभी तक तो खैर हम लोगों का कंजम्पशन करीब 35,000 टन हो चुका है। तो 21,000 टन में अगर हमने बायोमास यूज किया, क्योंकि हमारा ये हमारा कार्बन न्यूट्रल फ्यूल है,
तो उसके अकॉर्डिंगली हमने करीब 21,000 टन ही कोयला हमने बचा लिया। और चूंकि 1 टन कोयले को जलाने से हमारा 1.4 टन CO2 हमारा जनरेट होता है, तो जो हमारा पॉल्यूशन क्रिएट करता है, तो इसके इक्विवेलेंटली हमने इतना ग्रीन हाउस गैस 27,000 टन के आसपास ग्रीन हाउस गैस हमने रिड्यूस कर लिया। और चूंकि एस कंटेंट उसमें कम रहता है तो हमारा कुछ बेनिफिट भी है कि एस कंटेंट हमारा कम हो गया, तो एस हैंडलिंग कॉस्ट भी हमारी कम हो गई, सॉक्स एमिशन है और डब्ल्यू हो रही है 1200 किलोवाट आवर। अब हम प्रश्नोत्तरी सेशन शुरू करने जा रहे हैं। आपके जो भी प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। इससे पहले जो सेशन हुआ था उसके रिलेटेड भी आपके जो प्रश्न रहेंगे वो भी पूछ सकते हैं इस सेशन के लिए। तो हम लोग माइक देते हैं आप लोगों को, जिसके भी प्रश्न है प्लीज पूछिए। जिनका प्रश्न था एक मेरा नाम धीरेन्द्र पाल सिंह है और मैं बैड से बिलोंग करता हूँ। आप सब लोगों को जानकारी के लिए बता दूँ, मैं एक फार्मर भी हूँ, मैं एक बॉयलर मालिक भी हूँ और मैं पैलेट्स निर्माता भी हूँ। मैंने यहाँ से लेकर लखनऊ तक माननीय मुख्य सचिव महोदय की भी मीटिंग ली, आपके यूपी नेडा वालों की मीटिंग ली और उद्योग बंधु की मीटिंग में भी लगातार मैं बरेली जाता रहा। विभिन्न जगहों पर जिस तरह की मीटिंगें होती रहीं, अधिकतर जगह मैंने पाया कि वहाँ जितने भी लोग आते थे, वक्ता लोग आते थे, अपनी बात बताते थे और बात बताने के बाद में जितने भी दर्शक होते थे या जो बाहर से आए हुए लोग होते थे, उनकी ना तो किसी समस्या को आज तक किसी ने पूछा, ना समस्या के समाधान के लिए कोई प्लेटफॉर्म है। जैव ऊर्जा नीति 2022 के तहत मैंने आवेदन किया था। आवेदन करने के उपरांत वहाँ से कोई एलवाई नहीं आई। इसके लिए आपकी नोडल एजेंसी यूपी नेडा को बनाया गया था। उनके जो जिला प्रभारी है उनको कोई ज्ञान ही नहीं था। उनसे मैंने कई बार अपनी समस्याओं समाधान के लिए संपर्क किया, लेकिन उन्होंने कहा इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। इसके बाद में मैंने विद्युत के लिए आवेदन किया था। मेरा सत्र जब स्टार्ट हो रहा था, जबकि निवेश मित्र के थ्रू किया था, जब मेरा सत्र स्टार्ट हो रहा था उस समय मैंने आवेदन किया था और सत्र समाप्त होने के लगभग कगार पर था, तो उस समय मेरे लिए ट्रांसफार्मर आदि लगाया गया था। एनओसी लेने गया मैं, तो वहाँ 40,000 रुपये की डिमांड थी। आज मैं इस बात का भुक्तभोगी हूँ कि मेरा जो भी बिल आता है, आपके जेडी महोदय थे, उन्होंने कुछ डिमांड मुझसे की थी, मैं नहीं दे पाया। आज भी मेरा 6 लाख का बिल आता है। हर बार मैं बिल उसे सही कराते परेशान हो चुका हूँ, कई बार मीटर चेंज करा चुका हूँ। तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये योजनाएं जो धरातल पर उतरती हैं और धरातल पे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कोई प्लेटफॉर्म हमारे पास नहीं है, तो ये योजनाएं अपने एंड तक कैसे पहुँचेंगी। अब जिस तरीके मुझे यहाँ बताया गया कि सबसे पहले तो किसान की आय दोगुनी होगी, किसान की आय दोगुनी तभी होगी जब उसके लिए कोई लाभ होगा। मैं आज ये मानता हूँ जिस तरीके का आज चल रहा है कि अगर किसान आज कोई भी पैसा ना ले, उसका एग्रो वेस्ट हम उठाते हैं, तब भी बेलर वाले के लिए कोई लाभकारी रेट नहीं मिलता। मुझे बेलर योग 1 वर्ष होने जा रहा है। 1 वर्ष होने के बाद भी काफ़ी दिनों तो मैंने चलाया नहीं था जब मैंने उसकी स्थिति देखी, क्योंकि यहाँ बताना एक अलग बात है, एक बेलर वाले के लिए 5 ट्रैक्टर लगाना होते हैं। एक ट्रैक्टर की आप कीमत लगाइए, एक ट्रैक्टर कटर पे लगता है, दूसरा ट्रैक्टर रेक पे लगता है, तीसरा ट्रैक्टर बेलर पे लगता है, चौथा ट्रैक्टर जो हम एग्रो वेस्ट कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के लिए लगता है, और 5वां ट्रैक्टर हम उसको गंतव्य स्थान तक जो पहुंचाते हैं उसके लिए लगता है। सर इसके बाद में 5 ही ड्राइवर चाहिए, उसके लिए लोडिंग अनलोडिंग के लिए लेबर चाहिए। इसके बाद जब हम वहाँ से निकलते हैं तो सबसे पहले जो व्यवस्था की बात बता रहा हूँ मैं, कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं अपनी समस्याएं बताएं। हम जब चलते हैं तो कई चौकियाँ मेरे लिए ऐसी मिली, सिर मुंडाती होले पड़ गए। जैसे मैं पहली प्याली लेके गया तो सबसे पहले मुझे चौकी पर रोका गया, बोले आप भाई सुविधा शुल्क दीजिए क्योंकि आप ओवरलोड लेके जा रहे हैं, अन्यथा कागज दिखाइए, जबकि ट्रैक्टर के सारे कागज पूरे थे। उसके बाद भी परेशान किया गया। अच्छा, इसके बाद में उसका रेट जो मुझे दिखाया गया, 1 रुपये 1.5 रुपये का रेट दिखाया गया। 1 रुपये 1.5 रुपये के रेट में जाहिर सी बात तो कोई लाभ मिलने का मतलब ही नहीं। इसके बाद में मैं जिलाधिकारी महोदय के पास बुलाया यहाँ पर, उनसे मैंने कहा मैंने सर आप HPCL वालों को निर्देशित करिए वो बाहर से माल ना खरीदे, हम लोकल वाले लोग जो है हमारा माल खरीदा जाए। तो उन्होंने विचारों में जो यहाँ पे CPG प्लांट अनिल जी लगा रहे हैं उनका नंबर मुझे दिया, उनसे काम से संपर्क करिए।
वहाँ से मुझे कोई लाभ नहीं मिल पाया। मंदाकिनी टावर में HPCL के प्रबंधक मृणाल कुमार सिन्हा जी थे, DDA महोदय आपके दीदार महोदय जी थे, दीदार सिंह जी, और आपके जिला विवरण अधिकारी, उनके साथ मेरी एक मीटिंग हुई। उन्होंने कहा हम आपके लिए डिपो आपकी बहनी बना के देंगे और आप वहाँ अपना माल कलेक्ट करके दीजिएगा। सर वो 1 साल होने जा रहा है, वो आज तक डिपो कहीं दिखाई नहीं दिया। कई बार मैंने सिन्हा जी से संपर्क किया लेकिन वो डिपो कहीं नहीं मिला। इसके लिए जो मैंने थोड़ा बहुत तैयार किया था उसके लिए काशीपुर बहुत दूर लेके जाना होता, लेकिन कोई लाभकारी ये सौदा साबित नहीं हुआ। मेरे समझ नहीं आता, मुझे जो यहाँ बताया जा रहा है वो धरातल में इसमें बहुत बड़ा डिफरेंट है। ये संभव ही नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। और इसके अलावा जो दिक्कतें आती हैं, जो परेशानियाँ आती हैं, उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। हमने जब आपके जैव ऊर्जा नीति 2022 के तहत आवेदन किया था तो हमें बताया गया कि आपके लिए 1 विंडो मिलेगा जिला उद्योग केंद्र में, और वहाँ आपकी जो भी समस्याएं उनको समाधान किया जाएगा। वो पता ही नहीं लगा विंडो कहाँ हो गया, क्या हुआ उसके बारे में। मैं कई बार उद्योग मंत्री की मीटिंग में गया, हमारे जिलाधिकारी महोदय वहाँ बैठे हुए समस्याओं को सुनते थे, तो समस्याओं सुनते कई बार तो मैं हाथ उठा के उठाया रह गया, उन्होंने फटाफट समीक्षा की और चले गए। इसके बाद में मैंने एक बार शिकायत की यहाँ पर आपके जो एक्सीएन महोदय कोई भारती जी, मैंने कहा साहब मेरा तो उसमें बहुत बड़ी समस्या आ रही है, तो उन्होंने उनके लिए बताया। तो उस समय उन्होंने बहुत बढ़िया बात की, और बढ़िया बात करने के बाद मैंने कहा साहब जब दोबारा मैं उनके पास गया, मैंने साहब मेरा तो काम ही नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा कि आप, मैंने कहा सर आप वहाँ तो बहुत अच्छी बात करते हैं मीटिंग में, आप यहाँ बात नहीं कर रहे हैं बिल्कुल, और आप काम नहीं करा पा रहे हैं। तो उनका कहना ये हुआ कि बोले आप हमारे लिए ताने दे रहे हैं। अरे भाई हमारा सिस्टम सब बढ़िया है, सारा बढ़िया काम कर रहा है। तो सर कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। और इसके अलावा जब हम पराली उठाने जाते हैं, आप देखिए सर सुप्रीम कोर्ट के आदेश में पराली न जलाई जाए, पराली किसान बिल्कुल नहीं जलाएगा। और हम भी शासन प्रशासन के साथ कंधा से कंधा मिलाकर कार्य करेंगे, लेकिन हमें शासन और प्रशासन का सहयोग चाहिए। मीटिंग में बहुत कुछ कहा जाता है लेकिन हमें सहयोग नहीं मिलता है। हाँ चलिए, अभी आपने काफी, तो आपके कुछ सवालों का प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करता हूँ। ये मैं अपने वो अनुभव शेयर कर रहा हूँ। आपके नाम क्या बताया? आप बोल रहे थे तो हम नहीं बोल रहे थे, आप लोग बोल रहे थे तो हम नहीं बोल रहे थे, हमारे ठीक है, आपका नाम क्या बताया? जी मेरा नाम धीरेन्द्र पाल सिंह है, मैं बैंड से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, तो धीरेन्द्र पाल जी एक्चुअली ऐसा है कि आपने 2-3 मुख्य समस्याओं का जिक्र किया। पहले तो आप पैलेट निर्माता नहीं, आप एग्रीगेशन का काम करते हैं ना, बेलर ऑपरेटर, ठीक है। तो उसमें आपने मुख्य तौर पर 3 समस्याओं का जिक्र किया है। नहीं देखिए, अभी आपकी बारी नहीं है ना, अभी आप सुनिए, उसके बाद आपकी बारी है। तो इसमें मुख्य तौर पे आपने 3 समस्याओं का जिक्र किया है। पहली समस्या आपको बिजली के कनेक्शन लेने में है। दूसरी समस्या आपको जब आप अपना माल लेकर एक चौकी से दूसरी चौकी जा रहे थे, दूसरी समस्या आपको ये है। तीसरी समस्या आपको किसी ने डिपो का वादा किया, वो आपको नहीं मिला, ठीक है। अब ये तीनों ही वादे देखिए केंद्र सरकार ने तो आपसे नहीं किए, पहली बात है ना। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक डिपो बनाने की चीज है ना, वो कोई आपने किसी स्कीम के तहत तो अप्लाई नहीं किया, वो एक ऐसे ही वादा था जो आपके साथ किसी अधिकारी ने किया ना, वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ, दैट वो आपको उस पर ज्यादा वजन डालना भी नहीं चाहिए था कि वो पूरा हो, ठीक है, क्योंकि ऐसे वादे तो कभी पूरे नहीं होते। जहाँ तक बिजली के कनेक्शन में आपने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया कि वहाँ पे आपसे फीस ली जा रही है जो नहीं बनती, तो क्या आपने उसका आगे उसको अप्रोच किया, उससे सुपरिटेंडिंग इंजीनियर से चीफ इंजीनियर को बोला कि भाई मुझे ये क्यों दिक्कत पेश आ रही? सर जो सुप्रीम थे वही उनके जो ये वगैरह थे, उन्होंने मुझसे डिमांड की थी, मैं शिकायत लेके किसके पास जाता? नहीं, आप इस शिकायत को सीधा मिनिस्ट्री ऑफ पावर को लिखिए, जो भी इसमें दोषी होगा वो जो है उस पर कार्रवाई। सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा यही है जो आप फीडबैक ले रहे हैं यहाँ पर। हाँ, ये जो किसान आए हुए हैं इनमें इतने किसान जागरूक नहीं है, आप उन्हें जो बताएंगे। सर मैं कहने से नहीं चूकता, अभी आपको जो फीडबैक के लिए दे रहे थे वो यहाँ निशान लगवा रहे थे। आप क्या निशान लगवा रहे थे? फीडबैक के लिए सर। हाँ। फीडबैक मेरी मर्जी है, मैं अपने स्तर से नहीं, आपको किसी की नहीं सुननी है इसमें। सर आपको किसी की नहीं सुननी है, आपको जो फीडबैक है ना अभी आपके बंदे जो फार्म को बांट रहे थे वो यहाँ पे निशान लगवा रहे थे। किसने आप बताइए किसने बताया आपको? ये सर मजा नहीं मुझे, एक तो इनसे लगवाया गया, एक नहीं, कौन है जो ऐसे कह रहे थे कि ऐसे क्या सर निशान लगाने को कौन बोल रहे हैं? आपको ये बोला गया होगा कि ये फीडबैक भरना है, इसमें कौन सा निशान लगाना है ये नहीं बताया गया होगा सर बताकर कि यहाँ निशान लगवाइए 4-5
क्या क्या बोला उन्होंने? यहाँ टिक करिए। नहीं तो नाम उसने क्या बोला कि इसमें टिक करना है ना, तो टिक तो करोगे ना फीडबैक देने के, या 5 नंबर देने 1 नंबर देने, ये भी बताएगा। बहुत लोग ऐसे हैं जो जिनको नॉलेज नहीं है। नहीं देखिए आप अपनी तरफ से आप सुनिए, आप ये बताइए कि आप 1 से लेकर 5 तक एक हाँ, किसी में भी भरिएगा। नहीं सर, आपने ये बताया 4, आपने 5 का सवाल लगाया था। आप ये फीडबैक देख सकते हैं। जी सर, इसने बोला 5 नंबर पे 4 नंबर पे टिक कर दीजिए। हाँ, 5 में 4 में जो भी आपने टिक कर दिया नहीं, देखिए वो आपके ठीक है, अगर ऐसा उन्होंने बोला है तो उनसे गलती हुई है, आप किसी भी नंबर पे टिक कर सकते हैं। नहीं, यहाँ पे जो कार्यशाला हो रही है, पैसा रिलीज हो जाएगा शासन से, हम लोगों को कहीं कोई लाभ नहीं मिलता है। नहीं देखिए इसमें आपको 5 पे भी नहीं, किसी भी नंबर पे आप लगा सकते हैं, आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हैं आप, ठीक है। आपको जो फीडबैक देना वो फीडबैक दीजिए, ठीक है, किसी की बात नहीं सुनिए। मैं बोल रहा हूँ ना अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो भी तो सुन रहे हैं ना आप, अगर किसी और ने बोला है तो वो उसकी जिम्मेवारी, जो मैं बोल रहा हूँ अभी आप वो सुनिए। 1 से 5 में आपको जिस तरह का इवेंट लगे, अभी इवेंट खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, इवेंट अभी चालू है, अभी तो एक ही प्रेजेंटेशन, अभी आप लंच के बाद आएंगे तो 4 प्रेजेंटेशन और होने वाली हैं, ठीक है। अभी से आप फीडबैक में अपना जो है मन मत बनाइए कि कैसा इवेंट था नहीं था, तो ये तो आपकी फीडबैक थी। जहाँ तक वो बात थी आपकी जो विद्युत मंत्रालय में आप कंप्लेंट करिए, अपनी कंप्लेंट आपकी सुनी जाएगी, ठीक है। और बाकी ये मसले देखिए, कई सरकारी मसले ऐसे हैं जिनका समाधान मेरे पास भी नहीं है, ठीक है। वो ऐसे मसले हैं जो सिर्फ आपको पेश नहीं आए हैं, वो इस हिंदुस्तान में किसी ने भी अगर व्यवसाय शुरू किया था तो उसको पेश आया, ठीक है। तो वो बिजनेस के मसले हैं जहाँ अगर आपके पास प्रॉपर जीएसटी सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, आप अपना टैक्स का सर्टिफिकेट लेके चल रहे हैं, तो आपको कोई चुंगी वाला किसी भी मायने से नहीं रोक सकता है। अगर वो आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा तो वो आप जो है भाई बंधु बन के आप निकलना चाहेंगे तो उसमें दिक्कत पेश आनी। तो आप प्रॉपर प्रोसीजर से जाइए तो आपको दिक्कत पेश नहीं आएगी। जहाँ तक आपका ये कहना है कि ये कुछ नहीं हो सकता, ये सब नेगेटिविटी के लिए इवेंट नहीं किया गया है, और ऐसा बहुत कुछ हो सकता है। पूरे यूपी में आप मेरे पास आइए, मैं आपको 100 पैलेट निर्माताओं की लिस्ट दूंगा, क्या आप 100 को कॉल भी नहीं कर पाएंगे कि आपका माल बिक जाए, ठीक है। उसके अलावा पंजाब हरियाणा में भी आप माल बेच सकते हैं, क्योंकि ये तो बॉर्डर एरिया है, आसपास के बहुत सारे जिले पड़ते हैं, उत्तरांचल में पड़ते हैं, पंजाब हरियाणा में पड़ते हैं, तो बिजनेस बहुत है। आप अगर आपको एक्सप्लोर करने में दिक्कत पेश आ रही है तो हमसे कांटेक्ट करिए। मिशन को आपने कभी आज तक कोई भी चिट्ठी लिखी? सर पहली बार मेरा आपसे संपर्क हुआ, आपने मुझे ये बता दिया, मुझसे संपर्क करिएगा, आप कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिएगा, हम संपर्क करेंगे। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, जो मेरे साथ एक्सपीरियंस रहा वो मैं सब लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, वो इस निवेदन के साथ में कि अगर आप उसमें कोई सहयोग कर सकते हो, आप किसी को लिख के दे सकते हो, आपका कोई सोर्स हो तो आप दीजिएगा, कि लोगों के साथ में जो समस्या आ रही है उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां वो अपना कांटेक्ट करके समस्या बता सकते हो। हमारी समस्या के समाधान एडवांस होना चाहिए, तभी मतलब ये मामला आगे बढ़ पाएगा, अन्यथा ये कभी ऊपर नहीं चढ़ेगी। मतलब कहना बहुत आसान है, लेकिन इस क्षेत्र में जो काम करता है वो जानता है करना बहुत मुश्किल काम है ये। जब तक सहयोग शासन प्रशासन का नहीं मिलेगा तब तक कुछ नहीं होगा, और शासन प्रशासन सहयोग सिर्फ या तो उसके साथ करता है। नहीं देखिए, अब इसमें 2 चीजें हैं। देखिए शासन प्रशासन में दो चीजें आ जाती हैं, एक है केंद्र सरकार, एक है राज्य सरकार। जितने भी केंद्र सरकार के आपके जितने अप्रूवल हैं, जो भी आपको केंद्र से जितने भी सर्टिफिकेट चाहिए बिजनेस बनाने के लिए, वो nsws.gov.in पे उपलब्ध है। वहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, कंपनी रजिस्ट्रेशन है, उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन है, कोई दिक्कत ही नहीं है वहाँ। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपना पैन नंबर डालिए, आधार नंबर डालिए, सब कुछ आपके पास है। लेकिन केंद्र सरकार हम नहीं चला रहे ना, केंद्र सरकार के जो जितने भी अप्रूवल्स हैं वो आपको केंद्र सरकार से मिलेंगे, और उनके एनवायरनमेंट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जाएंगे तो वही आपको एलओसी देंगे। तो उसके लिए जो उसका प्रोसीजर है राज्य सरकार का, वो उसको आपको फॉलो करना है। सर कुछ चीजें हमें तो नहीं आती, उसको तो हम जब बताएंगे तभी पता लगेगा। हाँ नहीं बिल्कुल, तो आप अभी समर्थ मिशन आपके पास आया है, ठीक है सर, हमें किसी पे डिपेंड और निर्भर रहना है। अब सर जिस चीज़ के लिए जैसे आज कुछ सब कुछ ऑनलाइन होने लगा, ठीक है सर, मुझे थोड़ा आता है, मैं इसको समझ गया, लेकिन मेरे समय के लोगों के समय में फोन भी नहीं हुआ करते थे। आज नई जनरेशन को जो आता तो हमें तो कहीं ना कहीं डिपेंड होना है।
और जब हम डिपेंड है किसी पे तो हमारे लिए इस तरीके प्लेटफॉर्म होना चाहिए। समर्थ मिशन इसीलिए बनाया गया है कि जिसको जानकारी नहीं है, जिसको इंफॉर्मेशन का अभाव है, उसको पूरा किया जाए। तो आप हमें लिखिए, हमसे कॉल करिए, जो भी करिए, हम आपको गाइड करें, ठीक है? तो ये सभी के लिए है, तो इसमें नेगेटिव नहीं होना बिल्कुल। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये हमसे कहा, हम आपसे कांटेक्ट भी करेंगे, संपर्क करेंगे, लेकिन सब लोगों को इसके लिए मैं बता दूं जानकारी के लिए, ऐसे आश्वासन मुझे एक बार नहीं 10 बार मिल चुके हैं और मैं लगभग जहाँ जहाँ मुझे बुलाया जाता है मैं जाता हूँ, लेकिन आश्वासन सिर्फ वहीं मिलते हैं, उसके आगे पीछे बाद में सहयोग करने वाला मुझे अब तक तो मिला नहीं सर। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए। अगर आप सहयोग करेंगे तो बाकायदा इस बात का प्रचार भी करूँगा सर, बहुत अच्छे सर। और सर, कृषि विभाग में जो सब्सिडी आती है, सरदार जीदार सिंह जी जीजीए महोदय थे, वास्तव में इतने बढ़िया व्यक्ति थे। जब भी मैं किसी प्लेटफॉर्म बाकी की बात मेरे से सुनिए बात सर, नहीं। जब भी मैं प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ किसी प्लेटफॉर्म का इस चीज़ के लिए नाम लेता हूँ, मैं कहता हूँ एडवांस उन्होंने सत्यापन करा के सबसे पहले सब्सिडी दिलवाने का काम किया था, वरना लोग टहलते रहते हैं। तो अच्छे लोग हर जगह होते हैं और अच्छे लोगों की तारीफें की जाती हैं सर, ऐसी बात नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज पूछिए। भाई का कोई प्रश्न? अगर आपकी कोई क्वेश्चन है प्लीज माइक लीजिए स्टूडेंट। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है और मैं पायलट और ब्रिकेट मैन्युफैक्चरर हूँ। बेसिकली हमें ये पूछना है कि इसका टेंडर प्रोसेस क्या है पूरा एनटीपीसी में अपने मटेरियल को सेल करने के लिए। प्रचुर जी आपको इस बात का जवाब देंगे। तो इसमें जो टेंडर्स जो हैं सारे पावर कंपनीज अपने अपने टेंडर निकालती है। पावर कंपनी से सेंटर के लिए एनटीपीसी है पावर कंपनी, डीवीसी है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, और स्टेट लेवल पे यूपीआरवीएमएल है, और अगर आप दूसरे राज्यों में जाएंगे तो उनकी अपनी अपनी पीएसपीसीएल है, एचपीसीएल है। तो इनकी अपनी प्रोक्योरमेंट के लिए वेबसाइट रहती है। एचपीसीएल सभी की आप गूगल करेंगे तो मिल जाएगी, और आप मेरे से भी ले सकते हैं, हमारी मिशन की वेबसाइट पर मिल जाएगी। वहाँ पे ये मतलब एक तय अवधि के बाद समय समय पर वो टेंडर्स निकलते रहते हैं। शॉर्ट टर्म भी होते हैं उसमें, लॉन्ग टर्म भी होते हैं। शॉर्ट टर्म में जैसे 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक होते हैं, लॉन्ग टर्म में 2 साल से लेकर 7 साल तक होते हैं। तो ये उनकी वेबसाइट पे ही टेंडर निकलते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हमारी मिशन की वेबसाइट पे भी वो आता रहे। अभी रिसेंटली आई थिंक यूपी में भी यूपीआरवीएमएल का टेंडर अभी लाइव हुआ है, कल ही निकला है। तो ये सारी जानकारी हम मिशन की वेबसाइट पे भी शेयर करते हैं, जो अपनी अपनी कंपनीज हैं वो अपनी वेबसाइट पे शेयर करती हैं। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें लाइव अपडेट्स आप ले सकते हैं। आप अपना मुझे नंबर दीजिए, आपको उस ग्रुप में ऐड किया जाएगा, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कौन सा टेंडर अभी लाइव है, उस पर आप बिड दे सकते हैं। उस बिड में क्या होता है कि आपको बेंचमार्क रेट पे, बेंचमार्क रेट प्लस ट्रांसपोर्टेशन प्लस जीएसटी, तो आपको ये मिला के अपना बिड प्रेजेंट करना है। बिड आपका सबमिट होगा, बिड इवेल्युएट किया जाएगा, टेक्निकल इवेल्युएशन, फाइनेंशियल इवेल्युएशन किया जाएगा। तो पूरे प्रोसेस के बाद एक L1 डिक्लेयर होगा कि लोएस्ट बिडर कौन था, उसको वो टेंडर अवार्ड करेगा। इस तरीके से इसका इसकी बिड तो वही मतलब जीसीबी के हिसाब से डालनी पड़ती होगी पर जीसीबी के बेसिस पे होता है, पर 1000 किलो कैलोरीज के बेसिस पे होता है। चलो, वैसे अभी तक जो एनटीपीसी का था उसमें मान लीजिए जिनके ज़्यादा बड़ा काम है तो उन लोगों के लिए तो सही था, क्योंकि लंबे लंबे उनके ये होते हैं टेंडर, और जो हम लोग छोटे छोटे रह जाते हैं जिनका कम ये ट्रांसपोर्ट है। यानी एनटीपीसी में एक बकेट फिलिंग अप्रोच बोलते हैं उसको, जिसमें छोटे उद्योगपति को भी अवार्ड किया जाता है। वो कैसे किया जाता है, जैसे मान लीजिए एनटीपीसी ने निकाला कि मुझे 1000 टन पर डे चाहिए, है ना,
तो 1000 टन पर डे एक मैन्युफैक्चर तो दे नहीं सकता, उसके पास तो इतनी कैपेसिटी नहीं है, वो तो 1000 टन एक महीने का बनाते हैं, तो एक दिन में कैसे देगा। तो इसमें ऐसा होता है कि एक लिमिट एक लगा दी जाती है कि जैसे 50 TPD तक का जो है वो उसमें बिड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास 50 TPD है तब भी आप बिड कर सकते हैं। तो अवार्ड कैसे होगा, जैसे 50-50 करके 20 लोग आ जाएंगे, तो 50-50 TPD 20 लोग देना चाहते हैं, तो 1000 TPD हो गया ना, तो वो 20 को 50-50 TPD का अवार्ड हो जाएगा, लेकिन होगा उस रेट पे अवार्ड जो सबसे लोएस्ट है। L1 जिसने जैसे 20 लोगों ने अवार्ड मतलब बिड किया, कोई कह रहा है कि मैं 2 रुपये में दे रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं 2 रुपये 50 पैसे में, 2 रुपये 40 पैसे में, 2 रुपये 30 पैसे में, तो इसमें से जो लोएस्ट होगा, जो 2 रुपये में दे रहा है, तो अगले नेक्स्ट बिडर को भी बोला जाएगा कि कैन यू मैच द प्राइस ऑफ L1, कि क्या आप L1 के प्राइस को मैच कर सकते हो, क्या आप 2 रुपये में दे सकते हो। वो बोलता है कि हाँ मैं दे सकता हूँ, तो उसको भी 50 TPD अवार्ड होगा। इसी तरह नेक्स्ट वाले को नेक्स्ट वाले, तो इसी तरह सभी को अवार्ड होगा। ठीक है, थैंक यू। आप सभी में से कोई और प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मुझे कोई भी बेझिझक होकर पूछिए, अभी और भी मौके मिलेंगे हालांकि पूछने के, लेकिन अभी तक जितना आपने सुना समझा है ना, आपको पता चला कि भाई पराली को कैसे पैलेट में कन्वर्ट किया जा सकता है, कैसे बेल में कन्वर्ट किया जा सकता है ना, जो बिल्कुल ही व्यर्थ पदार्थ था उसको हमने एक स्तर पर लेके आए। हम 7 रुपये 8 रुपये तक बेच सकते हैं, लूज पराली को भी बेच सकते हैं, बेल को भी बेच सकते हैं। तो इसमें आप कोई भी डाउट है, आपकी शंका है, कोई भी प्रेजेंटेशन में आपको कुछ नहीं समझ में आया तो वो पूछिए। आपका जो भी प्रश्न है वो पूछिए, फिर हम एक ग्रुप फोटोग्राफ करेंगे और उसके बाद खाने के लिए हम आगे प्रस्थान करेंगे। तो जैसा कि मैं समझ पा रही हूँ कि अभी किसी का कोई प्रश्न नहीं है, हमारे आगे 2-3 सेशन और हैं, उनमें किसी का कोई प्रश्न हो तो फिर से हम एक प्रश्नोत्तरी का राउंड करेंगे। अभी आप सब ग्रुप फोटोग्राफ के लिए बाहर मेन गेट पे एकत्र हो जाएं। सचिन है, ये आपको गाइड करेंगे कि कहाँ पे इकट्ठे होना है। उसके बाद हम लंच के लिए चलेंगे सब। लंच के बाद फिर वापस यहीं पर हम लोग सेशन शुरू करेंगे। तो आप सब लंच करके वापस यहाँ ज़रूर आइएगा।